तो गाइस आज की वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं डांस डांस सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो मोमो होती है वो एक बाथ टब में बैठी होती है, सॉरी हॉट स्प्रिंग में, और वहाँ पे कई सारे लोग अगर उसको पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से मोमो अपना पावर यूज ही नहीं कर पाती। फिर वो मोमो की गर्दन पकड़ के उसको पानी में डुबो देते हैं और वो पानी में डूबने लगती है। पर तभी अचानक से पानी के अंदर एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से सारे लोग वहाँ से उड़ जाते हैं मोमो के सिवा। मोमो ये ऑप्शन देख के वहाँ से भागने लगती है और उसके पीछे जितने भी लोग आ रहे थे उनके ऊपर कुछ टूट के गिर जा रहा था। पर तभी एक बंदा आके मोमो का पैर पकड़ लेता है। मोमो को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो भागने की कोशिश करती है, बट तभी वो वाला बंदा वापस आता है और उसका पैर पकड़ लेता है और अब मोमो भाग नहीं पा रही थी। अब क्या होता है कि पूरी की पूरी सीलिंग जो होती है हॉट स्प्रिंग की वो आकर सिर्फ उस बंदे पे गिरती है और मोमो सेफ होती है। पूरा का पूरा हॉट स्प्रिंग कुछ मिनटों में ही तबाह हो जाता है और वहाँ पे कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ राख और धूल बचती है। तभी हम देखते हैं कि सारा कारनामा टर्बो ग्रैनी ने करा था और वो वहाँ पे मस्त हॉट स्प्रिंग के मजे उठा रही थी। मोमो उसको देख के शौक होती है और वो पूछती है कि वो उसको पता भी कैसे वहाँ पर है। तो टर्बो ग्रैनी ने उसकी ग्रैंडमा की आवाज़ सुन ली थी जिसकी वजह से वो इसी के बैग में आकर छुप गई थी और अब मोमो के पास टर्बो ग्रैनी आ गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी उसको बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को लगेगा कि इन लोगों ने तोड़ा है जो भी तोड़ा है। अब जब यहाँ पर हॉट स्प्रिंग वाले लोग आते हैं तो वो ये लोग छुप जाते हैं और फिर वो लोग भी यही सोचते हैं कि ये जो बंदे हैं सामने इन्होंने ही तोड़ा है। अब पूरे शहर में वो लोग इनको पकड़ते हैं और इनको ढूंढने की कोशिश करते हैं और पकड़ भी लेते हैं शायद। उसके बाद हम देखते हैं कि मोमो टर्बो ग्रैनी को थैंक यू बोलती है उसको बचाने के लिए, पर टर्बो ग्रैनी बोलती है कि उसने तो ये सब अपने आप ही कर दिया, उसने मदद करने की उससे लिए कुछ नहीं करा है। पर तभी वो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारे दोस्त के घर में कोई भूत है, क्योंकि कल मैं गई थी बट मेरे को कुछ लगा नहीं। तो टर्बो ग्रैनी बोलती है कि उस घर में बस लाशों का ढेर है और खून बरस रहा है। तब हम देखते हैं कि इस घर में जो छेद हो रखा है वहाँ पे ओकारिन और उसका दोस्त बैठे हुए होते हैं और वो लोग सोच रहे थे कि वो क्या करेंगे। तभी लोग बोलते हैं कि मोमो आएगी वही कुछ कर सकती है। तभी डोर बेल बजती है और मोमो वहाँ पर आ जाती है। पर इन लोगों को लग रहा था कि मोमो आ जाती है, पर जैसे ही ये लोग गेट के पास जाते हैं और गेट खोलते हैं तो मोमो नहीं होती, दरअसल ये 5 बदसूरत औरतें होती है जो कि इसके घर में अब घुस जाती है। मेरे को लग रहा था कि लोग कुछ उल्टा सीधा करेंगे बट ये यहाँ पर किटी पार्टी करने लगते हैं और तभी इनकी जो माँ होती है इन सबकी और मतलब हेड ऑफ द हाउस, वो उसको भी कहती है इसके दोस्तों की तुम भी आगे खाना खाने बैठो, बट ये मना कर देता है। तो ये कहती है कि ये डिसिप्लिन मुझे अच्छा लगा, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे माँ बाप यहाँ पर नहीं है, वो बीमार है इसलिए मैं तुमसे पैसे नहीं लेती। तो ये बंदा भी कहता है कि हाँ मैं इस चीज़ का शुक्रगुजार हूँ। वो कारण इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो पूछता है कि क्या बकवास चल रही है। तो ये बोलता है कि मेरे मॉम डैड की तबीयत जब तक ठीक नहीं होती तब तक इन लोगों ने मुझे घर दे रहे हैं। यही लोग इस घर के असली मालिक होते हैं, यानी इस घर के लैंडलॉर्ड्स। इसका मतलब जो इन लोगों ने छेद करा था वो उन्होंने अच्छा नहीं करा इन लोगों के साथ और उसको छुपा भी दिया एक पोस्टर के साथ। तो इनको बड़ा बुरा लग रहा था और उसके बाद ये पूछते हैं कि तुम कल गायब कहाँ हो गए थे। तो वो बोलता है कि मैं तो अपने बेस्ट फ्रेंड ओकारिन को लेने गया था, उसको यहाँ पर आकर खेलना था। तब वो कहती है कि अच्छा ओकारिन को लेने गए थे तुम, मेरे ख्याल से तुम सच ही बोल रहे हो क्योंकि अगर तुमने वापस कोई गोस्ट बस्टर बुलाया तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनने के बाद ये लोग गुस्सा हो जाते और कहते तुम फिर से किसी भूत भगाने वाले को ले आए, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी वजह से हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स खराब हो जाएंगे, प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी, नाम बर्बाद हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि अरे आराम से मेरा दोस्त है, गोस्ट बस्टर लगता है। तभी वहाँ पर एक पिस्टॉल या गन निकाल लेती है और उसके बाद वो कहते हैं कि जंगल में काफ़ी सारे हादसे होते रहते पहाड़ों में, अगर एक गोली तुम्हें भी लग जाए तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर तभी ये बंदा कहते हैं कि अरे आराम से किसी के ऊपर गन पॉइंट करना भी सीरियस क्राइम होता है और कोई पुलिस वाले ने देख लिया तो कुछ गलत हो जाएगा आपके साथ। तभी एक पुलिस वाला वहाँ पर आ जाता है और अब हमको लग रहा था कि ये लोग गए, पर ये इनके बाकी फैमिली मेम्बर्स को लाया था जो कि हॉट स्प्रिंग से भागे थे और ये पुलिस वाला भी इन्हीं लोगों के साथ था। और ये लोग इसको कह भी देते हैं अगर हमारी फैमिली का कोई भी अरेस्ट हुआ तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, मतलब इसने पैसे खाए या ये डरता है या कुछ सीन है जो हमें आगे पता लग जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये इससे पूछते हैं कि तुम कल गायब कहाँ हो गए थे। तो वो बोलते हैं कि मैं तो अपने दोस्त को बुलाने गया था, मेरे बेस्ट फ्रेंड को। तो कहते हैं कि अच्छा ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। तो वो ओकारिन से पूछता है कि इसकी फेवरेट फुटबॉल टीम का नाम बताओ और अगर तुमने नाम नहीं बताया इसका मतलब दोस्त हो ही नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स को तो पता ही होता है और अगर तुम इसके बेस्ट फ्रेंड नहीं हो तो तुम यहाँ पर आखिरकार कर क्या रहे हो। अब ओकारिन एक नाम लेता है और वो बिल्कुल सही जवाब होता है और जिसे सुनकर वो बोलता है कि अच्छा तो तुम इसके दोस्त ही हो, चलो सही है बैठो आओ खाते पीते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा उसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें पता कैसे फुटबॉल टीम के बारे में। तो जो पोस्टर इन्होंने लगाया तो फुटबॉल टीम के ऊपर ही था तो उसने बस उस फुटबॉल टीम का नाम ले लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बोलते हैं कि वो लड़की कहाँ है जिसके साथ तुम थे। तो ये बंदा बोल देता है कौन सी लड़की, आप किसकी बात करो। तो ये लोग समझ जाते हैं कि ये बंदा झूठ कह रहा है और ये कहता है कि मेरे को झूठ नहीं पसंद, ये तो तुम्हें बहुत पहले से ही पता है ना। दूसरी तरफ मोमो सुनी किची ऐसी किसी नाम के श्राइन में आ जाती है एक पता लगाने के लिए जहाँ पर एक बंदा हेड स्टैंड कर रहा होता है और ये बंदी सोची होती है कि इसके अंदर पक्का ही ना कुछ क्लू मिलेगा, कुछ को मिलेगा। अब ये बंदा हेड स्टैंड से उतरता है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था बूट्यूब के लिए और ये बंदा सीधा श्राइन खोलने लगता है। तो मोमो कहते हैं कि तुम सीधा ऐसे ही दिखा देते हो, किसी को भी कुछ पैसे या कुछ सीक्रेसी नहीं है। तो ये कहता है कि वैसे भी कोई नहीं दिखता और आके देख लो। तुम जब भी अंदर जाते तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ सांप की खाल पड़ी होती है। तो वो बंदा बताता है कि ये सांप की खाल हमारे एक देवता की है
एक सांप के देवता जो कि बहुत विशाल है, और जब वो गुस्सा होते हैं तो ज्वालामुखी फट जाता है और पूरा का पूरा गांव तबाह हो जाएगा। ऐसी हमारी कहानियों में लिखा गया है। 200 साल से हम इस गांव में बच्चों की बलि दे रहे हैं ताकि उनको कभी भूख ना लगे, क्योंकि उनको भूख लगेगी वो गुस्सा होंगे और फट जाएगा सब कुछ। और उसके बाद हमें हॉट स्प्रिंग्स भी देखने को मिले बहुत सारे, जिसका मतलब वो खुश और वो हमें तोहफा दे रहे हैं। उसके बाद ये बोलता है कि पर ये सिर्फ कहानियाँ, आज तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो मोमो कहती है कि एक बात बताओ, तुम ये जो सारी चीज़ें बोल रहे हो तो इसका नाम सुनिगिची क्यों रखते हो? कहते हैं ये तो मैंने बस ऐसे ही रख दिया था ताकि जो तुम जैसे बेवकूफ़ टूरिस्ट है वो यहाँ पर है। तो मोमो कहती है ये सारी कहानी तुम बूट्यूब के क्यों नहीं सुनाती जब तुम्हें बूट्यूबर बनना है? तब वो बंदा सोचता है कि एक सेकंड, ये औरत कह तो बिल्कुल सही रही है। अब मोमो यहाँ से जाने लगते और सोचते कि सुनिगिची श्राइन के बारे में तो पता नहीं लगा, और ओकारिन को अच्छा नहीं लगेगा जब उसे पता लगेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट उसको इस सांप वाली कहानी अच्छी लगेगी तो शायद उसको मजा आए। और ये अब उसी घर में पहुंच जाती है जहाँ पे वो लोग थे। अब जब यहाँ पे गेट खोलते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पर पूरी फैमिली ने इन दोनों को बंदी बना रखा था और इन दोनों के कपड़े वपड़े भी खुले होते हैं। एक तो समझ नहीं आता, हर एपिसोड में इनके कपड़े खुल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बंदी बोलती है कि चलो अब बलि का वक्त आ गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक फाइटिंग सीन चालू होता है जहाँ पे मोमो अपनी पूरी ताकत से लड़ती है इनसे और अपनी पावर्स का यूज़ करती है। एक बंदे को मुंह पे मारती है, तभी एक बंदा हथौड़ा लेके आ जाता है और एक बंदा पंखा लेके आ जाता है। हथौड़े वाले से बहुत मुश्किल से बचती है और उसको हराती है, और वो पंखे वाला इसके पीछे ही नहीं छोड़ रहा था तो उस पर पूरा टेबल ही देके मारती है अपनी ताकतों से। उसके बाद उसके बॉल्स भी तोड़, उसके बाद एक बंदा आके उसको हेडबट मार देता है जिसकी वजह से इसकी बेहोशी होने लगती है और होश खोने लगती है। पर तभी बैग में से ग्रैनी टर्बो ग्रैनी निकलती है और वो गुस्सा हो जाती है और इसको देख के वो बंदा फिसलता है और उसका सर फूट जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बंदी अब तैयार थी वापस लड़ने के लिए और टर्बो ग्रैनी से भी मदद मांग रही थी। और टर्बो ग्रैनी कहती है वो सब ठीक है पर ये बदसूरत सी शक्ल की आंटियां हैं कौन? तो अब मोमो के पास उतना वक्त नहीं था कि सब कुछ बताए और वो कहती सिर्फ मदद करो। अब उसको लग रहा था कि ये मर्द लोग लाएंगे लड़ने, पर इनकी माँ आ जाती है कूद के लड़ने के लिए और इनकी माँ इनसे भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और ये फास्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। वो अपनी पावर्स का यूज़ करती है मोमो पर, इसकी पावर्स का इस आंटी पर बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फुर्तीली थी और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। पर तभी ये इसके एक मुक्का मारती है जिसकी वजह से दीवार तोड़ के उसी छेद के थ्रू उस कमरे के अंदर पहुँच जाती है। अब उस कमरे के अंदर पहुँचती है तो अब सारे इसके फैमिली वाले खुशी मना रहे थे कि हमारी माँ कितनी स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी तरफ कहती है कि उस बंदी के पास ज़रूर कोई ताकत है, इसके बारे में पता लगो इसके पास ये ताकत आई कहाँ से। मोमो कहती है कि कमरा कितना गंदा है, तो टर्बो ग्रैनी भी कहती है कि हाँ ये कमरा कितना गंदा है, और ये सारी बातें लोग सुन लेते हैं और ये कहते हैं कि माँ आप देख रही हो बोलने वाली बिल्ली। तो उसके बाद मोमो कहती है कि कमरा किस चीज़ के लिए बना है? तो ये कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आया, इस गाँव में हम वही परिवार है जो सबकी बलि चढ़ाते हैं और इस गाँव को बचाते हैं सबसे। हाँ हम ही हैं वो जो ये 200 सालों से बलि दे रहे हैं सबकी, हमारे परिवार का ही ये काम है, क्योंकि अगर हम बलि नहीं देंगे तो ज्वालामुखी फटेगा और पूरे गांव का विनाश हो जाएगा। पिछले 200 साल से जिस जगह पे बलि दी जा रही है उस जगह को बदला गया, उस घर को बदला गया, पर आखिरकार जगह वही है, घर भी वही है, बस उसका फर्नीचर और वो सारी चीज़ें बदल गई है और अभी तुम वहीं पे खड़ी हो जहाँ पे सारी लोगों की बलि दे गई थी। मोमो समझ जाती कि जो परिवार था इसके दोस्त का उसको मार दिया गया है, उनकी बलि चढ़ा दी गई है, उनकी तबीयत ख़राब नहीं है। और तभी ये रूम एक दलदल के अंदर बदल जाता है जिसके अंदर से मोमो निकल नहीं पा रही थी, पर तभी वो अपनी ताकतों का यूज़ करती है और वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, बट इसकी फैमिली बोलते कि तुम्हें इतनी आसानी से तो हम जाने नहीं देंगे और उसको वापस फेंक देते अंदर। मोमो के पास बचने का कोई तरीका नहीं था और अब वो दलदल में जाने वाली थी। पर तभी क्या होता है कि इसके जो ओकारिन और उसका दोस्त आ जाता है, उसके मुंह पे टेबल मारते हैं और सीधा जाता है मोमो के पास और उसको बोलते हैं कि मेरा हाथ पकड़ो। वो उसको खींच ही रहा होता है, पर तभी जो टेबल होता है वो अपनी जगह से हिलता है और पूरा का पूरा परिवार, मोमो, सब लोग एक गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं और अब सबको लग रहा था सब खत्म है। बट जब ये नीचे जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा अजीब सी रूम है, मतलब रूम का तो कोई रूम तो रहा ही नहीं है, कोई किला बन गया है अंडरग्राउंड जहाँ पे बहुत सारे घर भी है। तभी इनका दोस्त गिरने ही वाला था ऑलमोस्ट और वो अपनी ताकतों से यूज़ कर रही थी बचाने का, बट वो बचा नहीं पाती। पर एक बहुत मुलायम चीज़ पे गिरा था और ये मुलायम चीज़ क्या तुम लोग समझ गए, ये है ये सांप और ये जो राक्षस है जो भी है। अभी इसका पूरा परिवार यहाँ पर आ जाता है बेली डांसिंग करते हुए या जो भी करते हुए, और ये लोग नाचते नाचते कह रहे थे कि हमें मत खाना, हम आपके लिए खाना लाते हैं, ये आपका शिकार है, बलि स्वीकार करो। टर्बो ग्रैनी कहती है कि ये कोई राक्षस नहीं है, ये बस इंसान खाने वाला केचुआ है। ओकारिन को भी याद आता है कि उसने भी इंसान खाने वाले केचुए के बारे में सुना था, पर वो इतना बड़ा होगा उसे समझ भी नहीं आता और उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। तभी औरत बोलती है कि बलि को स्वीकार करो और जाकर नाचने लगते और अपने देवता का जो भी ऑनर होता है वो करने। मोमो बताने की कोशिश करती है कि वो राक्षस देवता कुछ नहीं है, वो बस एक बॉम है जो इंसान खाता है, पर बोलने से पहले वो पूरा का पूरा आता है राक्षस और पूरी फैमिली को निकल जाता है और अब इनके पास बचने का कोई भी तरीका नहीं था। अब ये लोग क्या करते हैं, घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं और अंदर जाते हैं और तभी इनका दोस्त देखते हैं कि ओकारिन और मोमो दोनों को कुछ हो रहा था। ओकारिन बदल रहा था टर्बो ग्रैनी में और टर्बो ग्रैनी में बदलने के बाद उसको भूख लग रही थी और वो अपने दोस्त के ऊपर ही झपट्टा मार देता है उसको खाने के लिए।
तो एपिसोड की शुरुआत में ओकारुन टर्बो ग्रैनी का मोड ऑन करके इसको खाने की कोशिश करता है, बट जो हमारा ये होता है हीरो या फिर कह लो उसका दोस्त किसी तरीके से अपने आप को बचा लेता है। बट फिर वो देखता है कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा अजीब हुई होती है और ये अपने आप को ही हार्म कर रहा होता है और इसका खून भी बह रहा होता है। ये देख के ये बंदा उसको जाके पकड़ लेता है ओकारुन को और उसको रोकने की कोशिश करता है, बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें पड़ रही होती है। पर फिर ओकारुन एक चाकू उठा लेता है। मेरे को लग रहा था कि अपने दोस्त को मारेगा, बट ये अपने पेट में मार रहा होता है, पर इसका दोस्त उसको पकड़ लेता है। ये सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। ये उसको पकड़ कर यहाँ से भागता है। तभी यहाँ पर जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो अटैक कर देता है। तो ये मॉन्स्टर सिर्फ चीज़ों की आवाज़ का अट्रैक्ट होता है, इंसानों की आवाज़ से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर ने जैसे घड़ी फेंकी थी तो उस घड़ी खा ली, पर इंसान जब बोलते तो उसको नहीं करता। अब ये लोग सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे, इसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या रहा है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि ये बंदा बोलता है ओकारुन की प्लीज़ लेट मी डाई। इसको देखकर इसको अपने पेरेंट्स की याद आती है कि जब उन्होंने भी सुसाइड अटेम्प्ट करा था और इसने अपने पेरेंट्स को बचाया था किसी तरीके से, तो उसके पेरेंट्स भी यही बोल रहे थे कि प्लीज़ लेट मी डाई, मुझे मरने दो, मुझे नहीं जीना। तो इसका मतलब ये पक्का इस मॉन्स्टर की वजह से ही हो रहा है। अब मोमो भी उठती है और अपने आप को मारने की कोशिश करती है, बट फिर वहाँ के उसके पेट में टर्बो ग्रैनी आ जाती है और वो कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। टर्बो ग्रैनी उसको बोलती है कि जल्दी से ओकारुन को बांध दो और फिर इसको भी बांध दो स्टेक से लेकर। अब जब तक ये उसको बांध रहा था तब तक मोमो बार बार अपने आप को मारने की कोशिश कर रही थी। तो दरअसल ये सब वो क्या रहे थे, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो टर्बो ग्रैनी से पूछता है, तो टर्बो ग्रैनी बताती है कि वो जो मॉन्स्टर है वो साइकिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से लोगों को सुसाइड करने का मन होता है। इसका मतलब इसके पेरेंट्स ने भी सुसाइड अटेम्प्ट इसी की वजह से करा था। उसके बाद मोमो अपनी शक्तियों का यूज़ करके अपना वो मारने की कोशिश करती है, बट वो बंदा उसको फिर बचा लेता है, जिसकी वजह से इसकी आँख जो होती है वो डैमेज हो जाती है। शोर की वजह से यहाँ पर वो मॉन्स्टर भी आ जाता है और अब इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था इन लोगों को लेकर भागने के अलावा। ये मोमो, टर्बो ग्रैनी और ओकारुन तीनों को बचाता है और उन तीनों को अपने हाथ में उठाकर वहाँ से भागने लगता है और बहुत मुश्किल से वहाँ से किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, क्योंकि मॉन्स्टर बार बार पर अटैक कर रहा होता है। अब जैसे ही एक जगह पर आते हैं तो नीचे की ज़मीन टूट जाती है और ये नीचे जाकर गिर जाता है। ये अकेला बंदा 2 लोगों को लेकर भाग रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अच्छी वो क्या रहा है, और ये किसी तरीके से इन लोगों को बचा लेता है। पर तभी इनके सामने वो मॉन्स्टर आ जाता है और अपना मुंह खोल के खड़ा होता है और अब इनका अंत होने वाला था, इसको ऐसा लग रहा है। पर तभी वहाँ पर एक नया मॉन्स्टर आ जाता है या नया भूत आ जाता है और वो अपनी साइकिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहा होता है और वो मॉन्स्टर अपनी साइकिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। पर अचानक से क्या होता है कि अब इम्पैक्ट डबल होना चाहिए, बट इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है और मोमो और ओकारुन एकदम नॉर्मल हो जाता है। टर्बो ग्रैनी बताते हैं एक ईवल आया है, ये अपने अंदर से वेव्स निकालता है जिसकी वजह से लोगों को सुसाइड करने का मन होता है। तो दरअसल हो क्या रहता है कि इसकी सुसाइड वेव्स और सामने वाले की सुसाइड वेव्स मिलकर उन दोनों की वेव्स कैंसिल आउट हो रही थी, जिसकी वजह से ये लोग नॉर्मल हो चुके थे। उसके बाद हमारा जो ओकारुन होता है टर्बो ग्रैनी का मोड ऑन कर देता है और उसके बाद सीधा जाता है उस बड़े से मॉन्स्टर पर अटैक करने और उसका सर खोल देता है। बट उसके बाद हमें लग रहा था कि हम जीत गए या वॉटएवर, बट उसका सर वापस से रीजनरेट हो जाता है। मतलब इसको ये लोग तो नहीं मार सकते बिल्कुल भी, क्योंकि बार बार रीजनरेट हो रहा था और मॉन्स्टर भी इनके ऊपर वापस अटैक कर रहा था, तो ये सब लोग भागने लगते हैं। पर तभी वो जो ईवल आय होता है वो सीधा जाकर इसकी आँख में देख लेता है और टर्बो ग्रैनी ये बोला होता है कि इसकी आँख में बिल्कुल भी नहीं देखना है। अब इसको इस ईवल आई की बैक स्टोरी पता लगती है कि एक लड़का हुआ करता था जिसको कैद करके रखा हुआ था और ये खिड़की से बाहर बच्चों को देख रहा होता है जो कि खेल रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, और इस बच्चे को एक रूम में बंद करके रखा हुआ होता है। दरअसल इसकी बलि चढ़ाने वाले थे ये कीटो फैमिली, इसकी वजह से वो बंद कर रखा होता है। ये भी डांस करता है उन बच्चों को देख के, बट इसके पास दोस्त होते नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बच्चा कुछ नहीं चाहता था, बस दोस्त चाहता था, और ये डांस करते करते थक जाता है और बोलता है इसको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि इसके पास दोस्त ही नहीं है, और इसके पास दोस्त ही चाहिए थे। फिर वो दिन भी आ जाता है जब इसकी बलि चढ़ाने का दिन आता है और इसको वोल्केनो के ऊपर ये लोग ले जाते हैं उस मॉन्स्टर को खिलाने के लिए। इसको पूरे गांव ने बांध दिया था और कीटो फैमिली इसको जिंदा जलाने वाली थी वोल्केनो के लावा से, और सब लोग प्रे कर रहे थे। जलते जलते इसकी एक आखिरी उम्मीद थी, मैंने तो बस दोस्त बनाना चाहता था, और अभी ये लास्ट में ही सोचता है कि ये सबको ख़त्म कर देगा। जब वोल्केनो से जल जाता है तो इसकी बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी होती है, कौवे इसको खा रहे होते, बट ये तभी भी मरा नहीं होता। बट अचानक से ये मर जाता है और फिर ये इसका भूत बन जाता है, मतलब जेन्युइनली भूत बन जाता है ये। और फिर इसको नई फैमिली मिलती है, उस नई फैमिली में जो बच्चा होता है वो तो इसको देख पाता है और ये भी बच्चे को देख पाता है, जिसकी वजह से ये खुश हो जाता है कि इसके पास अब दोस्त होंगे। बट उस फैमिली के पेरेंट्स सुसाइड कर लेते हैं अचानक से विदाउट एनी रीज़न। अभी एक नई फैमिली के पास जाता है, वहाँ पे भी जो बच्चा होता है वो इसको देख सकता था, बट वो जो उसकी फैमिली थी वो नहीं देख सकता था। तो ये बच्चा डांस करने लगता है जिसकी वजह से इसके पेरेंट्स भी मर जाते हैं। अभी वो समझ नहीं आता था कि जिस भी फैमिली के पास जाता था उसके पेरेंट्स मर ही जाते थे। ये एक नई फैमिली के पास आया और इस बार इसने डांस करना शुरू कर दिया, बट इस फैमिली के दोनों पेरेंट्स ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और वो दोनों भी मारे गए। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि कीटो फैमिली ने डिसाइड करा था कि इस बच्चे को ये लोग मार देंगे और इसी घर के साथ दफना देंगे, मतलब इसकी भी बलि चढ़ने वाली थी। और कीटो फैमिली बहुत ज़्यादा क्रूएल और बहुत घटिया अच्छा मर गई।
उसके बाद तुमने देखा होगा कि इस घर को दफना दिया जाता है, इसके ऊपर नया घर बनता है, फिर उस घर को भी दफना दिया जाता है। इसलिए जो इनके दोस्त का घर है वो इतनी ऊपर बना हुआ था। अब यहाँ पर ये जो बंदा था ईवल आई, इस बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश करता है, बट ये बूढ़ा तो नहीं बचा पाता और इस बच्चे को इसी घर के साथ जिंदा दफना दिया जाता है। इसके बाद ईवल आई की स्टोरी जैसे इसको पता लगती है तो ईवल आई बहुत ज़्यादा सैड होता है और उसका दोस्त नहीं होता और उसको सिर्फ बदला लेना था। और इसके दोस्त को जब ये पूरी कहानी पता लगती है, मोमो ईवल आई पर अटैक करने की कोशिश करती है। ओकारण रियल मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। ये बंदा मोमो को बोलते है कि ये भी बिल्कुल हमारी तरह, इसने तो बस दोस्त बनाना चाहता है, ये गंदा आदमी नहीं है, ये सही है, मैं इसकी बॉडी ढूंढूंगा और इसको मुक्ति दिलाऊंगा, ऐसा कुछ करते। और ये इसकी बॉडी ढूंढने के लिए जाता है जो कि नीचे ही कहीं पर बंद रखी होती है। टर्बो ग्रैनी उसको मना करती कि वो सिर्फ उसका छलावा है, वो तुम्हें पकड़ लेगी, वो यही झूठ बोल रही है वगैरह वगैरह। और फिर वो उस घर के सामने पहुंच जाता है जहाँ पर उस बंदे की लाश रखी हुई थी। वो जब सामने गेट खोलता है तो उसी बंदे की लाश उसी पोल पर खंबे की तरह टंगी हुई थी, पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। इसके बाद टर्बो ग्रैनी उसको बोलता है कि उसको मत छुओ, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम मेरी बात मान ले भूतनी के पागल। पर वो बंदा बोलता है कि मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ और मैं इसकी मदद करके रहूँगा। पर तभी वो बड़ा सा मॉन्स्टर पे बिजली का कोई हमला कर देता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा घर टूट टाइप कर जाता है और ऊपर से कोई लिक्विड गिरने लगता है। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा लिक्विड है, कैसा लिक्विड है। टर्बो ग्रैनी बोल रही थी कि अरे यार चलो यहाँ से, ईवल है, भरोसा मत करो, ईवल है, उसको ऐसे नहीं बोलते। दूसरी तरफ ओकारण की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और ये भी लड़ के थक चुका था। मोमो अपनी शक्तियों का यूज़ करके यहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट हमारा जो दोस्त था वो पॉजेस हो चुका था पूरी तरीके से। ये उस बंदे के पास जाता है जो ईवल है के बचपन वाले इल्यूजन में, और वो उसके पास जाके बात करने लगकर माफ़ी मांगते हैं उसके साथ जो कुछ भी हुआ। पर वो बंदा बोलता है कि मेरे को तो बस दोस्त चाहिए थे जिसके साथ में खेल सकते। तो ये बंदा इसके साथ खेलने लगता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खेलूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा जब तक तुम चाहोगे, तू ही ज़िंदगी। ये सुन के ईवल है बहुत क्रीपी सी स्माइल देता है और बोलता है कि यही तो मैं सुनना चाहता था। और इसके बाद टर्बो ग्रैनी की बात सच होती है और ईवल आई इसको पूरी तरीके से अपने वश में कर लेता है और पूरी तरीके से प्रोसेस कर लेता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इसका यहीं पर ख़त्म हो जाता है, जो कि हमने ट्रेलर में भी देखा था, ये वही है। जो इसके बाद जो मॉन्स्टर होता है बड़ा सा, वो सीधा इन पर अटैक कर देता है सामने और मुंह खोल के मोमो को खाने वाला होता है। पर तभी यहाँ पर ईवल आई जो पोजेस कर रखा है जिसकी बॉडी को, वो आकर इसको मार देता है। और मुझे लग रहा था कि अच्छा बन चुका है, ऐसा कुछ हो रखा है, और इसकी वजह से ये बंदा पूरा मॉन्स्टर तबाह हो जाता है। उसके बाद ही बोलता है कि मेरे को कितना टाइम लगा इस बॉडी को प्रोसेस करने में, फाइनली अब मैं इंसानों को तबाह कर दूंगा। मोमो को वो समझ नहीं आ रहा। टर्बो ग्रैनी बोलते हैं कि मैंने बोला था ना मत करो ये सब। उसके बाद वो बंदा आता है, पीछे घूमता है और मोमो के ऊपर एक तेज़ लात मार देता है। मोमो अपनी पावर्स का यूज़ करके उससे बच रही थी और वो बोलता है कि एक सेकेंड, तुम भी तो इंसान हो ना टर्बो ग्रैनी, सॉरी तुम भी तो भूत हो, क्या तुमने इंसानों को कब्जा बना रखा है? तो वो कहती क्या बे, वो कब्जा उब्जा नहीं कर रखा मेरे पे, मैं अपनी मर्जी से हूँ, सिर्फ अपने काम से काम रख। उसके बाद ये बोलता है कि मैं सबको तबाह कर दूंगा, तुम मेरी ताकत नहीं जानते। उसके बाद जो दूसरा मॉन्स्टर होता है वो इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये बंदा एक शील्ड बनाता है और फिर बोलता है कि इस घर में बहुत सारे भूत हैं, मैं उन सारे भूतों का एक बॉल बनाऊंगा और फिर उससे हमला करूंगा इस पे। और वो ऐसा ही करता है, वो सारे भूतों की एक बॉल टाइप की बना लेता है और फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनकर इसको धो देता है। बार बार सॉकर किक्स मारे जा रहा था इसके ऊपर, इसकी वजह से ये मॉन्स्टर भी घायल हो जाता है, डर जाता है और गड्ढे के अंदर जाकर छुप जाता है। उसके बाद मोमो को समझ नहीं आ रहा था कि इसने सिर्फ उसी को पोजेस क्यों करा है। तो टर्बो ग्रैनी बताती है कि तुम्हारा जो दोस्त है, तुम्हारी ग्रैंडमा ने भी कहा था कि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल और इंटेलिजेंट है। वो इसलिए नहीं कहा था कि वो इंटेलिजेंट है, वो इसलिए था क्योंकि इसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज़्यादा है। पर मोमो कहती कि एक सेकंड पर बचपन में तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बचपन में तो नॉर्मल बच्चे जैसे ही था। तो टर्बो ग्रैनी बताती है सबकी स्पिरिचुअल पावर अलग अलग एज में अनलॉक होती है, जैसे तुम्हारी भी तो कुछ टाइम पहले हुई थी। पर तभी वो जो बंदा होता है वो सीधा अगर मोमो के ऊपर अटैक कर देता है, उसका मुक्का लगने ही वाला होता है और अपनी बॉल का भी इस्तेमाल कर रहा होता है। पर तभी वहाँ पर ओकारून आ जाता है और वो कहता है कि तूने मोमो को हाथ भी कैसे लगाया। और अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ओकारण और ईवल आई लड़ रहे होते हैं, दोनों की लातें एक दूसरे की लातों को लगने वाली होती है। पर जैसी ओकारण को उतनी लात पड़ती है तो ओकारण की पावर कम होने की वजह से वो दूर जाकर गिर जाता है और मोमो फिर इसको बचाती है। फिर वो अपना जो बॉल होता है आत्मा, तो बॉल वो फेंकता है, पर ओकारण मोमो को लेकर वहाँ से भागने लगता है क्योंकि अभी तो वो ईवल आई से नहीं लड़ सकता। पर जाते जाते धमकी जरूर देता है कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो ओकारण को लेकर भाग रहा है मोमो को लेकर, और वो जो बंदा वो उसको बॉल्स लेके जा रहे हैं जो भी ईवल आई वाली बॉल होगी आत्मा की, और मोना भी अपनी ताकत से पूरा यूज़ कर रही है उसको बचाने का। और ये दोनों मिलकर यहाँ से भागने की पूरी ट्राई कर रहे हैं। और ईवल आई कोई ऐसा वैसा बंदा है नहीं, और भी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं लोगों रोपी और ख़तरनाक अटैक्स करे जा रहे हैं। ये बंदा भूल गया कि ये उनका दोस्त है और वो सारी चीज़ें से उनको मारना चाहता है। उसके बाद हम देखिए जो किसी तरीके से बचकर वहाँ से जा रहे होते हैं और बहुत मुश्किल से बचे होते हैं। अब मोमो उसको कहते हैं कि टाइम क्यों मुझे बचाने के लिए। वो एक अरुण कहता है कि अभी हम बचे नहीं है, ऊपर देखो। फिर मोमो कहते हैं कि ये कहते हो, कहते हैं कि वो पॉइजन छोड़ रहा है। वो अर्थ कौन बोलता है वो पॉइजन छोड़ रहा है।
जब अर्थवॉर्म लड़ाई नहीं करता और ट्रिपी के नीचे छुपा हुआ होता है तो वो अपने अंदर से पॉइजन छोड़ता है। तो मम्मा बोलती है कि ये पॉइजन ह्यूमन के लिए, तो ऑफ कोर्स भाई ह्यूमन के लिए होते पॉइजन। तो इसका मतलब ये लोग अब मरने वाले को भी धीरे धीरे पूरी जगह ही पॉइजन से भरने वाली है। और जो एग्जिट है वो तो हम सब जानते ही कितना ऊपर है। तो मोमो ने तो स्वीकार कर लिया था कि ये सब लोग किसी नाले में सड़ के मरने वाले हैं। अब ओकारोन कहते हैं कि हम लोगों में से कोई एक बंदा ऊपर बच के जा सकता है। तब मोमो ये सब सुनने के लिए राजी नहीं थी। ओकारोन तो समझाता है कि हम में से कोई एक बंदा ऊपर जा सकता है और वो नहीं, इसलिए मैं अपनी ताकतों का यूज़ करके तुम्हें ऊपर भेज सकता हूँ। मोमो उस चीज़ के लिए मना करती है। वो ओकारोन उससे कहता है कि तुम ऊपर जाके रस्सी अपनी मदद ला सकती हो, और अगर तुम ऊपर नहीं गई तो हम सब यहीं पर मर जाएंगे, समझा करो सोडा। मोमो पहले तो नहीं मानती, बट ओकारोन उसको बोलता है कि वो जीजी को ज़रूर लाएगा। जीजी में जो दोस्त का उसका नाम जीजी है। पर मोमो इसे चुन के उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे वादा करती है कि वो यहाँ पर वापस ज़रूर आएगी इसको और अपने दोस्त को बचाने के लिए। तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करे। इसके बाद केतारुन मोमो को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमारे दोस्त को लेकर ज़रूर वापस आऊँ, दो ईवल आए के हाथों से छुड़ा कर। उसके बाद हम देखते हैं कि ये टर्बो ग्रानी का मोड ऑन कर लेता है। टर्बो ग्रानी का मोड ऑन करने के बाद मोमो एक सोफे के ऊपर बैठती है और ये उस सोफे के नीचे होता है। तो ये जोर से लात मारने वाला है सोफे को, जिसकी वजह से मोमो ऊपर जाएगी, करो अपनी पावर्स का यूज़ करके और ऊपर जाएगी। तो टर्बो ग्रानी है मोमो जो भी होता है 3 का काउंट देता है और 3 के काउंट पर बहुत तेज़ी से लात मारता है सोते के नीचे, और फिर ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। और फिर मोमो अपनी ताकतों का यूज़ करके सोखा जाके जाता है। उसके बाद वो अपनी ताकतों से ऊपर जाने लगती है और बड़ी ही मुश्किल तो वो एग्जिट तक पहुँचती है और किसी तरीके से एग्जिट के बाहर निपट जाती है। अब ओकारोन नीचे से सब देख रहे होते हैं कि मोमो फाइनली एग्जिट कर चुके हैं यहाँ से, और अब वो अब खुश होते हैं। तभी वहाँ को ईवल आय आ जाता है और अब ईवल आय और ओकारोन की लड़ाई चालू होने वाली थी। अब ओकारोन उनके बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं छोड़ूंगा नहीं। अब वो भी डायलॉग बाजी जब के बहुत खतरनाक वाली, और ओकारोन जो अपने टर्बो ग्रानी का मोड ऑन कर देते हैं और बोलता है कि मैंने वादा करा था मैं वापस आऊँगा और मैं आ गया। मैंने दूसरी तरफ ऊपर होती है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ पर इन लोगों को कैसे बचाएगी। वो आसपास के लिए रस्सी ढूंढने लगती है जिससे वो बाहर निकाल ले सबको। उसको रस्सी दिख नहीं हो रही थी। तभी वहाँ पर जो वो होता है जो कर्टन्स को खाड़ देती है और उसकी रस्सी बनाने लगती है। वो बहुत टाइम लगता है उसको रस्सी बनाने में, आधा 1 घंटा 2 घंटे, और बहुत मुश्किल पर रस्सी बम भी जाती है। पर जब वो रस्सी नीचे फेंकती है तो आधे का आधा भी नहीं होगा। मतलब इस मेथड से तो ये लोग नहीं बचने वाले। मोमो को समझ नहीं आता कि वो क्या करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मोमो के अचानक से कुछ बातें याद आने लगती है उसके बचपन की, जब वो जीजी के साथ खेल रही होती है। वो क्या बात थी रूटा ने एग्जैक्टली बताई नहीं गई थी, तो कुछ ऐसी बात थी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इस पूरे गेम को लेकर। और उसको फिर अचानक से कुछ याद आती है, जो नोटबुक उठाती है और आज को कोई लाइट है डर में लगती है, तो गैस स्टोव ऑन करती है और वो जो नोटबुक थी वो उसको जला देती है। पूरे घर में वो आग लगा देती है जिसकी वजह से पूरा घर चलने लगता है और भस्म हो जाता है। उसके बाद ये जोर जोर से चिल्लाने लगते भी कोई अगर उसकी मदद कर दे, बट ये सब चल गया रहता है। अभी को मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे लोग आ भी जाते हैं और नीचे ओकारोन और जीजी की खतरनाक लड़ाई हो रही होती है, ईवल आई जो भी होता है, और ये लोग बहुत गंदा लड़ रहे होते हैं। बट ओकारोन उतना ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि उसने फुल थ्रॉटल मोड ऑन नहीं किया था, इसके वो पीटर जा रहा ईवल आई से। इसके बाद हम देखते हैं कि ईवल आई ऊपर उनको धोने लगता है बुरी तरीके से, क्योंकि ओकारोन उतना ज़्यादा पावरफुल था नहीं और ईवल आई बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो वो बोलने लगता है कि पहले मैं तुझे मारूंगा फिर उस लड़की को मारूंगा, तेरे साथ खेलने में मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है कदा, क्योंकि मेरे को बचपन से खेलने का ही आदत था। बट फिर वो देखते कि उसकी ह्यूमन बॉडी उसने सपोर्ट नहीं कर दी थी, क्योंकि जो पॉइजन हवा में फैल रहा था उसकी वजह से अब उसके पास ज़्यादा टाइम था नहीं, उसको जल्दी से इसे मार कर यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसके बाद वो अपना कोई खतरनाक वही आत्माओं का बॉल निकालता है। वो कारण को देखता है बट ये बॉल डैमेज के लिए नहीं था, ये बॉल था उसको पकड़ने के लिए। तो एक घर बना देता है और उस घर की जो वॉल्स होती है उसको ओकारोन तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, क्योंकि ये उस आत्माओं की शक्तियों से बनी थी जो बहुत ही ज़्यादा थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आत्माएं थी वो दिखाई जाती है हमें और वो उस घर से नहीं निकल पाता। इसके बाद वो बोलता है कि अब तेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है और अब इस गेम को मैं ख़त्म करने वाला हूँ। और वो उस आत्माओं के घर में घुस जाता है और अब ओकारोन और ये बंदा आमने सामने के। ओकारोन के पास भागने के लिए कोई जगह ही नहीं थी कि उसको क्लोज में कम जगह में लड़ रखा है। और अब ओकारोन की गुथाई चालू होती है भाई, इसके दांत मुंह हड्डियाँ वो सब तोड़ देता है मार मार के। टर्बो ग्राइनी से नॉर्मल मोड में आ गया ऐसा लग रहा था उसको पिटते हुए देख के। वो इसको मारे जा रहा था, पूरा साइकोटिक लग रहा था इस समय ईवल आए। तो कहते हैं कि मैं तेरे को मारूंगा फिर उस लड़की की भी खाल अलग कर दूंगा, आत्मा अलग कर दूंगा, ऐसी अजीब सी चीज़ें कर रहा था और वो खुद हो ही जा रहा था। बट तभी ओकारोन उसका मुंह पकड़ लेता है और बोलता है कि मोमो के बारे में कुछ मत बोलना। बोलता है कि तुम्हारे पास 3 चीज़ें की रिपोर्ट कभी नहीं करनी चाहिए थी। पहला, तुमने मोमो को अपोइंट करा जो कुछ तुम्हें नहीं करना चाहिए था, और दूसरा, तुमने मेरे दोस्त को वॉयलेट कर दिया। वो कभी भी अपनी दोस्त मोमो के ऊपर हाथ उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था और तुमने उसको बहुत ज़्यादा बर्डन दिया। मैं अपना दोस्त वापस लेकर रहूँगा। और इसके बाद
ओकार उनकी एक अलग ही रफ्तार देखे वो अपना फुल थ्रॉटल मोड ऑन कर देता है और इसके बाद वो ओकार उसको धोना चालू करता है। हमें लग रहा था कि ये पिटेगा इसके बाद भी, बट ये नहीं कटता भाई। ये इसको बहुत सारे पंचेस मारता है, एक साथ 20-20 पंचेस लैंड करते हैं इस पे। और ये चीज़ उसने एक बार नहीं करी, वो बार बार इसके ऊपर 20-20 पंचेस मारे जा रहा था, जिसकी वजह से वो बंदा पूरी के नीचे से धुल जाता है। ईविल आई वो भी एवी का ह्यूमन बॉडी के अंदर ही, जिसकी वजह से ये जो पूरा घर होता है आत्माओं को वो भी तोड़ देता है। होता है इतना ज़्यादा पावरफुल होता है स्टेंटर। और ओकर ने अपना फुल थ्रॉटल मोड इस बार दूसरी बार यूज़ करा होता है, इसलिए उसकी बॉडी भी इतना पावर हैंडी नहीं दे पाती है और वो भी बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ओकारोन जब आसमान में देखता है कि पॉइजन बहुत बुरी तरीके से फैल चुका होता है और अब उसको अपने दोस्त को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा और ना बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो वो उस बंदे की बॉडी देखता है, ईविल आई की, जो उसका फ्रेंड होता है जीजी, वो उसको उठाकर वहाँ से जाने आता है। और तभी उसको नीचे से एक आवाज़ आने लगती है, बचाओ बचाओ की। उसको पहले की कमन नहीं आ रहा होता कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो हम देखते हैं कि जो पिछले एपिसोड में जो लिक्विड गिरा तो टर्बो ब्रानी भी था, टर्बो ब्रानी अभी भी वहीं कष्टी हुई थी, वो चिपा के थी, वो निकल नहीं पा रही थी। उसने ये मान लिया था कि अब उसको पूरे ज़िंदगी भर इसी लिक्विड में चिपक के यहीं मरना पड़ेगा और उसको कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा। ये तभी वहाँ पर ओकारोन आ जाता है। ओकारोन उसके बचाने के लिए बोलता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। और इसके देख के टर्बो ब्रानी नुकसान ले जाती है और कहती है कि हाँ प्लीज़ वो बचा ले गाड़ी। तो इस कार ओकारोन बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करता है इसको बचाने के लिए और ये बोलती है कि जल्दी आना, इतना टाइम लेगा, इतना छोटा कानून। उसके बाद ओकारोन उसको बचाने के लिए इसके पास आता है और बोलते हैं कि गिरना मत। ओकारोन बोलता है कि हाँ मुझे पता है मेरे को मसला। उसके बाद वो टर्बो ब्रानी के पास जाते हैं, उसको बहुत तेज़ी से खींचते हैं। टर्बो ब्रानी एक ही चीज़ कह रही थी, गलती से भी फिसलियो मत, गलती से भी मत फिसलिए। वो टर्बो ब्रानी को इतनी तेज़ की फिर टर्बो ब्रानी में निकलती है, बट वो फिर फिसल जाता है और वो दोनों ही लिक्विड के अंदर गिर जाते हैं। टर्बो ब्रानी बोलते कि अबे एक तो तेरे पास मेरी शक्तियाँ हैं, तू किसी काम का नहीं है भाई, मर जा जाके। टर्बो ब्रानी करता रहता है, हमेशा फुल थ्रॉटल मोड यूज़ कर लेगा, फिर तेरा कुछ काम नहीं, बहुत सारी उल्टी चीज़ें बोलता है। और अब उनके पास यही था कि ये मोमो से भीख मांग रहे थे कि बचा लो करके चिल्लाए जा रहे थे। उसके बाद हम लोग देखते कि मोमो उतर देखते कि बहुत सारे एम्बुलेंस और वो सारी चीज़ें आ रखी थी, पानी फेंकने वाली बसेस की आग बुझ जाए। ये बंदी जाके सारी चीज़ें बता देती है इस बंदे को, पुलिस वाले को। बट कीको फैमिली को कुछ भी नहीं बोलता कि इन्होंने मर्डर कनेक्ट करे। वो उस लड़की को बोलते कि चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ जा। तो वो तो समझ आ जाते कि ये भी इन्हीं के साथ मिला हुआ है। उसके बाद वो बंदी देखती है कि जो सूरज उधर जल्दी ढलने वाला होता है, मतलब ज़्यादा टाइम है सूरज के ढलने में। और अगर एक बार सूरज ढल गया तो उस तौर बॉम्ब को ये लोग भरा ही नहीं सकते, क्योंकि सूरज की किरणें ही उसका बस एक तो है। फिर जब भी जाते पानी वाले लोग तो बोलते कि सारा पानी जो भी है वो सीधा जाकर ज़मीन तो फेंको, वो घर पे मत फेंको इतना पानी, ज़मीन को भेजो तो हम सारा पानी फेंको। तो हमें पहले समझ नहीं आ रहा था, पर कभी धरती पटने लगती है और भूकंप आ जाता है और धरती के अंदर से वही अर्थों बाहर निकलता है और सबके सरफेस लेवल पर आ रहे थे, जो सबको दिखना था इस वक्त। और वो बाहर आ जाते हैं तो उसकी वजह से धूप की किरणें उसके ऊपर पड़ना चालू हो जाती है और वो बुरी तरीके से चमने लगता है। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सब वो कह रहा है। ऊपर का थोड़ा हर बड़ी मच जाती है और वो बंदा जो अर्थवॉर्म होता है वो सूरज की किरणें के सामने थे तो वो भी जल के राख को भी लगता है। दरअसल बात ये थी कि बचपन में जिसने उसको बताया था कि अर्थमैन जो होता है वो अपने स्किन के थ्रू सांस लेते हैं, और जब पानी बारिश के बाद अर्थवॉर्म सांस नहीं ले पाते क्योंकि सॉइल में इतना ज़्यादा पानी फैल जाता है, तो वो तचने के लिए आसमान की तरफ आते हैं, मतलब सरफेस की तरफ आते हैं। और सरफेस में आने के बाद अगर उनको धूप लग जाती है तो वो मर जाते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं अर्थवॉर्म सुसाइड। जो कि छोटे वाले अर्थवॉर्म मर गया था तो अर्थवॉर्म सुसाइड। इसकी वजह से अर्थवॉर्म को बाहर निकालने के लिए उसने पानी के काब आया था ज़मीन पर। अभी जो बंदा होता है ये घर के पीछे जाके छुप जाता है। मोमो ये चीज़ नोटिस करती तो ये बड़ा वाला जो ट्रक होता है वो उसको आगे सीधा घर पे दे के मारती है, उसका घर टूट जाता है। और अब सारा का सारा धूप का किराटिस के ऊपर ही पड़ रहा था और इसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तो ये फाइनली जल के राख हो जाता है और मर जाता है, इस बार फाइनली मर जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके मरने के बाद मोमो जाके चेक करती है कि ये मरा कि नहीं मरा। तब ये बंदे की लाश में से, अर्थवॉर्म की लाश में से उल्टी निकलती है और उस उल्टी के अंदर से गेस व्हाट कौन निकलेगा? कीटो फैमिली। भाई कीटो फैमिली जो फर्स्ट एपिसोड में मारी गई कि वो वापस जिंदा हो जाती है। वो कीटो फैमिली वाले बहुत खुश होते हैं कि ये लोग अभी भी जिंदा है और अर्थवॉर्म उनको खाया नहीं। तब वहाँ पे मोमो जाती है, उसको देखती है हाँ भाई क्या हाल है। तो कीटो फैमिली जो औरत होती है वो कि ये तुमने सही नहीं करा। तो मैंने बोलती है कि भाई देख तू है सटियाई भी बुरी है, मेरे पास टाइम नहीं है तेरे से खर्चे की बहस करने का ना, मैं तो अपनी काम करने के लिए जा रही। उसके बाद क्या होता है, अचानक पूरे आइलैंड पे भूकंप आ जाता है और वो औरत बोलती कि जो भी होगा सिर्फ तेरी गलती होगी। अब हम देखते कि जो लेजेंड था कि वो वोल्केनो फटेगा अगर आप उसको बलि नहीं दोगे, वो सच था और वोल्केनो सच में फट जाता है। और उसके बाद वो बोलती है कि अब जो भी होगा उससे तेरी गलती है, तेरी वजह से ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मतलब पूरा आइलैंड ख़त्म हो जाएगा। और एक वोल्केनो सच में फट गया था। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है कि वोल्केनो बस खो जाता है, फट जाता है और पूरे एरिया में लावा ही फैल रहा होता है। और ये औरत मोमो की गलती बता रही होती है और एक कहावत भी बोलती है कि जब ज्वालामुखी फटेगा तब ड्रैगन्स आसमान की तरफ निकलेंगे।
अब मोमो को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि बुढ़िया तो पागल है तो कुछ भी बोलती है, बट बुढ़िया की ये कहावत ये तो लाइक लेजेंड है, तो ये क्यों लिखी गई थी। तब उसको समझ में आता है कि अर्थवॉर्म जो होते हैं या जो सरपेंट था वो धूप में तो जा ही नहीं सकता आसमान की तरफ, तो ऐसी कहावत आखिरकार किसी ने बनाई ही क्यों है। उसके बाद मोमो उस बुढ़िया को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो सरपेंट ड्रैगन नहीं है, उस ड्रैगन का मतलब है जो हॉट स्प्रिंग में से शावर निकल रहा है ज़मीन से, वो एक सिग्नल टाइप ऑफ है कि ज्वालामुखी फटने वाला था, बट वो इन लोगों ने इग्नोर कर दिया। इन लोगों ने जो कहावत है उसका कोई और मतलब निकाल दिया, क्योंकि ड्रैगन वर्ड को अच्छे से स्पेसिफाई करा नहीं गया था कि वो किस चीज़ के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज़ करके उस सरपेंट की बॉडी को उठा लेती है और पहाड़ से सीधा नीचे फेंक देती है। पहाड़ से नीचे फेंकने के बाद वो पता नहीं क्यों फेंका था, उस टाइम तो समझ नहीं आ रहा था, बट थोड़ी देर बाद वो उसके पीछे ही भागने लगती है वहाँ से। अब जो कीटो कामली थी वो भी उसके पीछे भागने लगती है, क्योंकि उनके दिमाग में रहते कि उसको इनसे बदला लेना है, क्योंकि ये पूरा गाँव इसकी वजह से तबाह हो रहा है। अब मोमो उसकी लाश उठाकर भागे जा रही है और कीटो कामली बोलते कि तुम सरपेंट को और डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती, वो हमारे भगवान है। अब मोमो सीधा जाके उसकी बॉडी को सीधा कि इस वाला जो शावर है उसमें मुंह उसका ठूस देती है, दैट क्योंकि वो कुछ सोच रही थी, एक प्लान सोच रही थी कि वोल्केनो अगर फटे वो इसको नहीं रोकेगी तो इन लोगों को सच में ज़िंदगी भर लगता रहेगा कि वो लेजेंड असली है, बकवास सा। तो वो सरपेंट का दूसरा साइड उतारती है दूसरे मुंह का, और अभी एक पाइप की तरह काम करने वाला था कि एक तरफ से पानी आ रहा है और दूसरी तरफ से पानी निकल रहा है, और इस पानी का इस्तेमाल वो लावा को रोकने के लिए करने वाली थी और कर भी रही थी। दरअसल उस लावा में पानी के साथ साथ उसके मुंह से एक ग्लू भी निकल रहा था, जिसकी वजह से पूरा मैग्मा शांत हो रहा था, बट उसके पास इतना टाइम नहीं था और ऐसी कोई चीज़ भी नहीं थी जिससे कि वो पूरे के पूरे जंगल में ये बिछा दे, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा था और आग पूरे जंगल में फैल चुकी थी, तो उसको कुछ समझ नहीं आता। ऊपर से कीटो फैमिली की वो औरत आकर इसके पीठ पे एक लात मार देती है और इसकी ज़िंदगी में और दुख देने के लिए पहुंच जाती है। वो बोलते कि हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे वोल्केनो को और फिर शांत कर देंगे पूरा जो एपोकलिप्स हो रहा है। तो वो कहती थी अबे अभी बूढ़ी तू पागल है, तू तो अभी तेरा लॉर्ड सरपेंट अभी वोल्केनो बन गया। वो लोग कुछ सोच नहीं रहते और सीधा जाके मोमो के ऊपर हमला कर देते हैं, बट तभी यहाँ पर वो प्रीस्ट आकर इनको मार देता है। पहले तो कुछ समझ नहीं आया, पर ये प्रीस्ट बताता है ये वही प्रीस्ट है इसको बूट यूबर बनना था। उसके बाद ये प्रीस्ट बताता है कि एक हफ्ते पहले उसको अपने मास्टर का कॉल आया था, और वो मास्टर कोई और नहीं थी, उसी की ग्रैंड माँ थी मोमो की, जिसने ऑर्डर दिया था कि वो जो 3 बच्चे आ रहे हैं उनका अच्छे से ख्याल रखे। पहले तो इस बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिरकार है कौन, मतलब कि वो 3 आखिरकार है कौन, क्योंकि मोमो अकेले आई थी, बट थोड़ी देर बाद उसको समझ में आ गया कि वो 3 कौन है और अब वो मोमो की रक्षा करने वाला है। और कीटो फैमिली बोल रही थी कि मैं तो पहले से जानती थी ये गवार है, ये इसको कुछ आता जाता है नहीं, दुखी देने के लिए बना है। उसके बाद वो बोलता है मोमो को कि मैं इन सबको संभालता, तुम जाके उस वोल्केनो को रोको। अब जो वो मोमो है वो जाकर उस बॉडी उठाकर पूरे जंगल में पानी फेंकने लगती है उसके मुंह से, और सब कुछ स्मूथली जा रहा था, बट इसकी ज़िंदगी स्मूथ नाम अलग अलग है भाई, ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक अजीब सी चीज़ आकर उस बॉडी पर अटैक कर देती है और वो बॉडी टूट जाती है। पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था ये है कौन, बट कलर देख के मैं समझ जाता हूँ कि ईविल आई वापस आ चुका है। कीटो फैमिली ने ईविल आई को मारा था, इसलिए ईविल आई आके सीधे कीटो फैमिली के लोगों पे अटैक करने लगता है, और इसकी एक लात या एक पंच से इन लोगों की जान तो पक्का चली जाती। मोमो इन लोगों को बचा रही थी अपने साइकिक पावर्स का यूज़ करके, और बार बार अपने साइकिक पावर्स का यूज़ करके उसका अटैक लगने ही नहीं दे रही थी। पर ईवेला बहुत ज़्यादा तेज़ था, वो मारने की कोशिश कर रहा था और एक प्रीस्ट को लात लग भी गई थी, जिसके बाद उसको थोड़ा समझ में आ जाता है कि ये थोड़ा भारी सिस्टम हो रहा है। उसके बाद मोमो उसको बोलते कि जी तुम कत्ल नहीं कर सकते यार, किसी का चिल मार थोड़ा। पर ईवेला बोलता है कि लगता है तेरे को सबसे पहले मारना पड़ेगा, तू मेरे को बहुत दिक्कत दे रही है। उसके बाद मोमो उसको समझाने की कोशिश करती है, बट ईवेला अब जी है नहीं, वो ईवेला बन चुका है। तो अब मोमो डिसाइड करती है कि इससे लड़ना पड़ेगा, पर ये प्रीस्ट बोलता है कि मैं इससे नहीं लड़ सकता, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये तीनों मिलेंगे और तीनों मिलकर इससे लड़ाई करने वाले हैं, तो एक तरह की टीम बना लेते हैं लोग ईविल आई से लड़ने के लिए। और अभी इनकी एक फ़ाइट होने वाली थी, इनकी फ़ाइट शुरू होती है, बट ईविल आई अकेले इन तीनों के ऊपर डोमिनेट कर देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बट इनके जो साथ में कोऑर्डिनेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। कीटो फैमिली की बुढ़िया है जैसी भी, बट वो ताकतवर तो है, जिसकी ताकत का यूज़ करके मोमो ईविल आई से लड़ रही थी। वो अपने साइकिक पावर्स का यूज़ कर रही थी और प्रीस्ट और ये लोग अपने फिजिकल एबिलिटीज़ का यूज़ कर रहे थे, और वो लोग ईविल आई को हरा तो नहीं देते, बट उसको चोट तो पहुंच रही थी थोड़ी थोड़ी। बट ईविल आई को इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये पूरी फाइट जब चल रही थी ईविल आई ऐसा लग रहा था कि इसको टक्कर मिल रही है, बट फिर ये दोनों हार जाते हैं और एक लात मोमो को लगने ही वाली थी। पर तभी वहाँ पर कोई नया ही आदमी आ जाता है प्रकट होकर, और वो ईविल आई को मारने लगता है। और ये आदमी को पहले तो समझ नहीं आया कौन है, बट देखते समझ में आता है कि ये सीज़न 1 वाला बंदा है। सीज़न 2 में इसकी एक अपीयरेंस नहीं हुई थी, बट ये सीज़न 2 में अभी आया है।
मोमो इसको देख के कहती है कि अबे तू क्या कर रहा है यहाँ पे। तो ये कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। और ये मोमो बहुत ज़्यादा खुश भी होती है। और फिर जब वो ऊपर देख के बहुत तेज़ी से लाइट आ रही होती है, वो लाइट को देख के समझ जाती है कि क्या होने वाला है। और उसकी ग्रैंड माँ एकदम खतरनाक तरीके से उतर रही होती है मुँह में सिगरेट लेके, और उसके नीचे तारो होता है। ये भी सीज़न 1 का, जिसने नहीं देखा उसको समझ नहीं आ रहा होगा, बट ये अच्छा आदमी है और ये इनके साथ ही देखा। अब यूएफओ से ये लोग उतर रहे होते हैं। ग्रैंड माँ फुल एकदम सेक्सी तरीके से उतर रही होती है और सीधा उतर के अपने काम में लग जाती है ईविल आई को मारने में। अब इन दोनों की फाइट होती है। ईविल आई इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो इसकी ग्रैंड माँ को भी टक्कर दे रहा होता है। ग्रैंड माँ को पंचेस तो मेरे ख्याल से लगे नहीं थे, बट इन दोनों की फाइट हो रही होती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट होती है। ये आप लोगों को सीन जाके यूट्यूब पे एक बार देख लेना चाहिए अगर कहीं अवेलेबल हो तो। उसके बाद हम देखते हैं कि तारो वहाँ पर आता है और ईविल आई की तरफ भागना चालू कर देता है। पहले तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि होने क्या वाला है, बट वो जैसे उसके पास पहुँचता है तो ईविल आई उसको एक ही मुक्का मार के उसकी बॉडी की पूरी तोड़ देता है। ईविल आई को भी समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो जैसे ही देखता है तो उसमें ईविल स्टिकर लगा हुआ होता है, जिसको शायद भूत हुआ पकड़ने वाले के लिए यूज़ होता है। अब ईविल आई वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट उस सारा का सारा तारों का जो बॉडी पार्ट होता है वो ईविल उसके भी बॉडी पे जाके चिपक गया और ईविल आई को उन्होंने कैप्चर कर लिया। और इन लोगों के टीम वर्क ने फाइनली भाई ईविल आई 3 एपिसोड लाइफ पे आके चिपक जाता है। और जो ये सब लोग मिलके नहीं कर पाए वो तारों ने अकेले कर दिया, मतलब उसके बॉडी पे जाके चिपक गया और ईविल आई को उन्होंने कैप्चर कर लिया। और इन लोगों के टीम वर्क ने फाइनली भाई ये ईविल आई 3 एपिसोड से चल रहा था, इसको फाइनली खत्म कर दिया। अब जो सरपेंट की बॉडी है उसको यूएफओ की मदद से हवा में उठाकर पूरे जंगल में पानी फेंका जा रहा था। और उसकी ग्रैंड माँ प्रीस्ट को डांटती है कि मैंने तेरे को बोला था उनका ख्याल रखना, तेरे को समझ नहीं आता। प्रीस्ट बोलता है कि आपके ऑर्डर्स ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी उसमें, इसलिए दिक्कत होगी। ग्रैंड माँ भी समझ जाती है कि वो भी भंड थी इसलिए हो गया ऐसा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मोमो होती है वो उस बंदे को लेकर जा रही होती है उस घर की तरफ, क्योंकि उसको ओकर उनको बचाना होता है। कुछ ऐसी घर की तरफ जाती तो अपने साइकिक पावर्स यूज़ ही नहीं कर पा रही थी ड्यू टू सम रीजंस। तो वो बंदा एक मुक्का मार के पूरे घर को साफ कर देता है। उसके बाद मोमो को जो छेद दिखता है जिसके अंदर से सारे लोग गए थे, वो जब उधर जाती तो वो उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि लावा जो होता है उसको लग रहा था नीचे होगा कहीं होगा, बट वो पूरा ऊपर वाले पॉइंट तक आ जाता है। इसका मतलब ओकर उन लावा के अंदर ही था और वो अब मर चुका है और वो उसको नहीं अब बचा सकती। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था। ओकर जो उसका इतना अच्छा दोस्त था जिसने उसको ईविल आई से बचाया, जिसने उसको छेद से निकलने में मदद करी, वो अब उसको कभी जिंदगी में वापस नहीं देख सकती, जिसकी वजह से मोमो का काइंड ऑफ दिल टूट जाता है। बट वो यूएफओ को बोलते कि जल्दी से इसमें पानी डालो। वो बंदा बोलते कि क्या तुम जाने का सोच रही हो, तो मोमो बोलते कि हाँ। पर वो बंदा बोलते कि अगर तुम उसमें गई तो शायद तुम भी वापस नहीं आ पाओगी। मोमो बोलती कि मैंने होकर उनको वादा करा था कि मैं उसको बचाऊंगी। वो यूएफओ वाला बंदा कहता है कि मैं पानी नहीं डालने वाला, तो मोमो कहती है कि तुम पानी डाल दो वरना मैं ऐसे ही कूद जाऊंगी। और वो लेजिट कूदने के लिए भी चली जाती है, बट वो जो बंदा होता है वो उसको रोक लेता है। तो यूएफओ वाला बंदा क्या करता है, सारा का सारा मैग्मा जो इस छेद में होता है वो उसको उठा लेता है यूएफओ की शक्ति से और ज़मीन में लाकर पटक देता है। उसको पटकने के बाद वो उसमें मैग्मा के ऊपर पानी वगैरह डालता है, जो इनका प्लान था, जिसकी वजह से उसका मैग्मा सारा हट जाता है। और मोमो जैसे उसके पास पहुँचती है तो उसको खोलने की कोशिश करती है, बट वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। बट मोमो को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो उसको गर्म होते हुए भी खोल देती है। और जब वो खुलता है तो उसके अंदर वो ओकारोन को देखती है जो कि टर्बो ग्रैनी को पकड़कर बैठा हुआ होता है। उसके बाद जब ओकारोन को वो जिंदा देखती है कि ओकारोन अपनी आंखें वाके हिला रहा है और एकदम परफेक्ट है, तो उसको देख के मोमो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और तो ये सारे लोग परफॉर्म कर रहे थे। ये रिचुअल किस चीज का था कि जो जीजी के अंदर जो ईविल आई की आत्मा आई है, जो भी तारों के अंदर बंद कर रखी इन्होंने, उसको उसमें से निकालना है। अब जैसे ही रिचुअल खत्म होता है तो तारों की बॉडी को खोलते हैं, बट उसके अंदर अभी भी ईविल आई होता है और वो बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा। अभी वापस उसको बंद कर देते हैं और वापस रिचुअल चालू कर देते हैं। और इस बार ईविल आई बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, क्योंकि हम देख सकते कि तारों की बॉडी कितनी बुरी तरीके से हिल रही थी।
रिचुअल खत्म होने के बाद वो वापस चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि अभी भी ईविल आई उसी के अंदर है और वो उसमें से बाहर नहीं निकलने वाला है। अब हम देखते हैं कि ये लोग खाना खा रहे होते हैं बैठ के और यहाँ पे सारे लोग होते हैं और ये लड़की भी आई होती है जो कि सीजन 1 में थी या सीजन 2 में बिल्कुल नहीं दिखाई गई। और ये यहाँ पर बोलती है कि तुम लोग मुझे लेके नहीं क्यों नहीं गए, मैं तो तुम्हारी कैप्टन हूँ। तो मोमो बोलती है कि तुम कब से कैप्टन हो गई हमारी, और इन लोगों की लड़ाई होने लगती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ये लड़की बोलती है और ये कौन है एलियन सी शक्ल का, ये तो पहले चला गया था ना, वापस कहाँ से आ गया। तो ये बोलता है कि जो तुमने मुझे काऊ दी थी वो अच्छी तो थी, पर हमारे प्लेनेट पे उसने दूध देना ही बंद कर दिया था और हमारे प्लेनेट पे तो पूरा पानी पानी हो रखा है, तो वहां पे वो काऊ जिंदा भी नहीं रह सकती। तो मेरे को वापस आना ही था, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मेरे बेटे को दूध की जरूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए। तो अब से मैंने डिसाइड करा कि हम लोग यहीं रहेंगे। अभी प्लैनेट वगैरह की बात सुन के होकर इनकी आंखें चमक जाती है और वो बहुत सारे सवाल पूछता है। दूसरी तरफ ये लड़की इसके बेटे को पकड़ लेती है क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्यूट होता है और उसका बेटा तड़प रहा होता है वहां से निकलने में। दूसरी तरफ ये लोग बात कर रहे होते हैं कि जीजी के अंदर से उस आत्मा को हम बाहर कैसे निकालेंगे। तो ये तारों की बॉडी में जो फंसा हुआ है पर ये ज्यादा देर तक बंद नहीं रह सकता। तो ये बंदा बोलता है मानजीरो कि देखो अब अगर हम और लोग बुलाएंगे रिचुअल के लिए तो इससे जीजी की बॉडी पे गलत असर पड़ सकता है और वो जरूर कोई ना कोई घाटा मिलेगा ही। अब इसकी के बीच में तारो कोई गलती से गर्म चीज खा लेता है और हम उसके अंदर से नॉर्मल जीजी की आवाज आती है, ईविल आई की आवाज नहीं आती है। तो ये सब लोग चौकन्ना हो जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि ईविल आई जीजी की आवाज निकाल के इन लोग को ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। पर तारो जब खड़ा होता है और अपना मास्क उतारता है तो वो देखते हैं कि सच में ये जीजी और ईविल आई अब जा चुका है। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता और इसकी दादी को तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता। तो वो क्या करती है, वापस गर्म पानी उसके ऊपर फेंकती है, सॉरी ठंडा पानी, जिससे कि वापस वहां पे आ जाता है ईविल आई और वो वापस बोलता है कि मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। और वो अपना कुछ एनर्जी निकालने लगता है, बट फिर उस पर गर्म पानी फेंकते हैं तो वापस से जीजी वहां पर आ जाता है। तो अब सब कुछ डैम क्लियर था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जीजी जो है वो यहाँ पर अभी नॉर्मल है और उसने तारों का मास्क उतार के फेंक दिया है। तो यहाँ पे एक चीज तो तय है कि ठंडा पानी जैसे इस पे गिरता है तो ये ईविल आई बनता है और गर्म पानी गिरता है ये जीजी बन जाता है। तो इन लोगों ने डिसाइड करा कि ये जीजी का मास्क उतार देंगे, पर अभी भी पूरी बॉडी पे तारों की बॉडी लगी हुई है तो वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। मोमो की ग्रैंड माँ सबसे माफी मांगते कि ईविल आई की वजह से इतना ड्रामा हो रहा है। अगर उसको पहले से पता होता कि वहां पे इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है तो वो इन लोगों का भी जाने ही नहीं देती और वो सर झुका के सबसे माफी मांगती है। अब यहाँ पे टर्बो ग्रानी आती है जो कहती है कि तुम्हारा गर्म और ठंडे पानी का खेल तुम क्या सोच रहे हो कि कब तक चलेगा। टर्बो ग्रानी बोलती है कि ईविल आई एक ऐसी स्पिरिट है जिसको माउंटेन गॉड से कंपेयर किया जाता है, उसमें गॉड लेवल पावर है और अगर वो कोई नॉर्मल बॉडी प्रोसेस करती तो 3-4 दिन में ही मर जाती। इसलिए उसने जीजी को चुना क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा है और वो कोई ऐसी स्पिरिट नहीं है जो टाइम के साथ उसकी पावर कम होगी। ईविल आई की पावर टाइम के साथ बढ़ती चली जाएगी और एक दिन वो जीजी की बॉडी में वापस जरूर आएगी और तुम सबको मार देगी। तो ये बोलती है कि एक बात तो तय है कि तुम इस शहर से बाहर नहीं निकलोगे वरना ईविल आई तुम्हारी बॉडी पे फिर से कब्जा कर लेगा। और वो सारे लोगों को थर्मस में गर्म पानी भर के रखने के लिए बोलती है क्योंकि इनको नहीं पता कि कब ईविल आई वापस से इसके ऊपर चढ़ जाए। और वो उसको बोलते कि तुम्हें संभल के रहना पड़ेगा। टैप वाटर, वॉशरूम का पानी, बर्फ का पानी, आसमान से गिरा हुआ बारिश, अगर एक बूंद भी तुम्हारे ऊपर गिरी तो तुम फिर से ईविल आई बन जाओगे और सबके ऊपर हमला करके उन्हें मार भी सकते हो। उसके बाद वो सब लोग उस एलियन को बाहर छोड़ने के लिए जाते हैं क्योंकि वो अब साइड वाले फार्म पे जा रहा था और वहीं पे रुक के आज के बाद वहीं काम करने वाला था। और यहाँ पे होकर उनसे बहुत सारे सवाल पूछते उसके प्लेनेट के बारे में, बट ये अपनी भाषा में कुछ जवाब दे रहा था तो उसको कुछ समझ नहीं आता। अब ये यूएफओ के से आया था तो उसी यूएफओ में बैठ के ये वापस अपनी दुनिया में चला जाता है। अपनी दुनिया क्या बोलो, साइड में इसी अर्थ पे कहीं चला जाता है। और उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग जीजी के पेरेंट्स से मिलने जा रहे थे जो कि पास ही के हॉस्पिटल में, और इन लोगों ने गर्म पानी भी रख लिया था ताकि हॉस्पिटल में ईविल आ जाए तो क्या होगा सोचो। अब यहाँ पर ओकरुन का हाथ मोमो के हाथ पे गलती से लगता है और ओकरुन अपना हाथ हटा लेता है। वो सॉरी बोलता है बट मोमो उसको बोलते है कि अपना हाथ वापस यहाँ रखो। और जैसे ही गाड़ी टनल के अंदर जाती है तो मोमो ओकरुन का हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ के ऊपर हाथ रख के ये लोग एक मोमेंट शेयर करते हैं जो कि नॉर्मल होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, बट ये लोग फ्रेंड्स है। उसके बाद टनल जैसे खत्म होता है तो जीजी की अब आवाज देने पे लोग चौंक जाते हैं और एकदम हाथ पीछे कर लेते हैं। और ओकरुन और मोमो दोनों की शक्लें इतनी ज्यादा ब्लश मार रही थी और वो बहुत ज्यादा शर्मा रहे थे। दूसरी तरफ जीजी पागल हो रहा था क्योंकि तारों का सर उसके सर से हट तो गया बट अभी भी बॉडी तारों ही कंट्रोल कर रहा है, उसकी जरूरत मतलब उसके कंट्रोल में ही नहीं उसकी बॉडी। मोमो बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स से मिला बहुत टाइम हो गया तो सुपर मार्केट में रुक के उनके लिए गिफ्ट ले लेते हैं। तो ये बोलता है कि मेरे माँ बाप ऐसे ही बहुत शरारत है, उनको हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए, गिफ्ट विफ्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो इतना टफ बन रहा था बट अपने पेरेंट्स के सामने जाते ही जो जीजी है वो भी रोने लगता है एकदम बच्चों की तरह। तो ये लोग समझ जाते हैं कि ये बस टफ होने की
एक्टिंग कर रहा था, इसमें कोई टफनेस नहीं है, ये एकदम वही है। अब तारो के कहने पर, सॉरी इन लोगों के कहने पे तारो उसकी बॉडी हिलाने लगता है और ये उसके मजे ले रहे होते हैं, मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ न्यूज में दिखाया जाता है कि वोल्केनो के फटने की वजह से कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई है, पर वहां पर फिर दिखाते हैं कि कीटो फैमिली के सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, सिर्फ एक औरत को छोड़ के, और ये वही औरत है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। फिर हमें इस औरत का सीन दिखाया जाता है जो कि जंगल में होता है और इसका हाथ टूट चुका होता है ईविल आई से लड़ाई के वक्त, और यहाँ पर ये भागते भागते एक पेड़ से गलती से टकरा जाती है और इसको मोमो पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि पूरी चीज उसी ने स्टार्ट करी थी। वो पेड़ से टकराती है, वो गुस्से में वो पेड़ को ही उखाड़ कर फेंक देती है, और उसके बाद हमें एक ऐसा खुलासा देखने को मिलता है कि वो अपनी स्किन पकड़ के उसको हटा रही होती है जैसे कि कोई रबड़ हो, और वो जैसे ही निकलता है तो हमें पता लगता है कि ये कोई इंसान थी ही नहीं, ये एक मॉन्स्टर थी जो पिछले 200 सालों से लोगों की बलि दे रही थी, और अब मोमो ने इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, तो अभी मोमो के पीछे जाने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन ओकारुन और मोमो दोनों स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं एक साथ। ओकारुन उससे जीजी का हाल बताता है तो वो कहती है कि हाँ जीजी ठीक है। फिर ओकारुन पूछता है उसको ठीक करने का कोई तरीका नहीं है, तो मोमो बताती है कि रिचुअल के थ्रू हम उसको ठीक कर सकते हैं, बट उससे उसकी बॉडी पे फ्यूचर में बहुत गलत इंपैक्ट पड़ सकते हैं, इसलिए वो लोग नहीं बुला रहे। तभी यहाँ पर मोमो उसको कुछ कन्फेस करने वाली होती है, वो बोलती है कि मुझे कुछ बताना है, बट तभी उनके दोस्त लोग यहाँ पर आ जाते हैं स्कूल के और वो इनको पकड़ लेते हैं। मोमो को अपनी बात बोलने का मौका ही नहीं मिलता। तभी इनमें से एक लड़की मोमो को दिखाती है कि जीजी के होम टाउन में देखो वोल्केनो फटा और यूएफओ निकला है वहाँ पे। अभी लोग ऐसे एक्ट करते हैं कि इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं और ये स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। अब सीजन 1 में जब से इस लड़की ने पूरी अपनी क्लास को बताया था कि इसी ने मोमो के बारे में वो कन्फेशंस थे, आई मीन जो रूमर्स थे वो फैलाए थे, तब से इससे सभी लोगों ने बात करना बंद कर दिया था और इसका स्कूल में कोई दोस्त बचा नहीं था। पर तभी वहाँ पे मोमो आ जाती है और वो इसको लेके चली जाती है। स्कूल के सभी लोग, इसके क्लास के सभी लोग देख के हैरान होते कि इन दोनों का तो झगड़ा हो रखा था ना, इन लोग इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए। तभी यहाँ पर मोमो ओकारुन और तोरो को बोलते कि क्या तुम आज मेरे घर पे स्लीप ओवर कर सकते हो क्योंकि ईविल आई कभी भी वापस आ सकता है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इनको इसके घर जाना था, बट ये लोग ऐसे एक्ट कर रहे थे कि इनको जबरदस्ती में जाना पड़ रहा है मोमो की रिक्वेस्ट करने पर। और बोलता है कि यार तुम भी ना यार क्या बात कर रही हो, मैं कैसे आऊँ तुम्हारे घर पे, पर चलो तुम कह रही तो आ जाती हूँ। अब मोमो कहती है कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, इतना मुश्किल हो रहा है, तो बट ये दोनों कहते हैं कि हम जरूर आएंगे। और उसके बाद वो लड़की यहाँ से जाने लगती है। मोमो उसको कहती है कि तुमसे सभी लोगों ने बात करना बंद कर दिया ना, तो ये बोलते हैं कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है और मैं ये सब एक्चुअली डिजर्व भी करती हूँ, अपने काम से काम रखा करो। इसके बाद हम देखते हैं कि ये बंदी जो होती है ये जीजी के ऊपर से पूरा का पूरा बॉडी सूट निकाल रही होती है तारो का, क्योंकि उसका जो वो तलिस्मान होता है उसकी पावर भी खत्म हो चुकी होती है और अब इसकी बॉडी पूरी तरीके से फ्री होती है। ये मोमो और ओकारुन दोनों को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है और यहाँ पर वो लड़की भी आई होती है अजीब सा आउटफिट पहन के, जिसको देख के ये लड़का भी बहुत ज्यादा हंसने लगता है। उसके बाद ये लोग वापस इन लोगों को थर्मस देते और कहते हैं कि जैसे ईविल आई वापस अगर आ गया तो उसके ऊपर जल्दी से ये पानी फेंक देना। अब ये लोग बैठकर यहाँ पर खाना वगैरह खा रहे होते हैं और ये लोग अब अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। ये दोनों का झगड़ा हो रखा होता है तो इनके भी दोस्त अच्छे हो सकते हैं और ओकारुन और रूबी सब लोग अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। तभी ये इसकी ग्रैंड माँ जो होती है ओकारुन को सोया सॉस पास करने के लिए बोलती है और उसकी एक बूंद जीजी के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से जीजी ईविल आई में बदल जाता है और टेबल ही पलट देता है। और उसके बाद यहाँ पर एक फुल ब्लोन आउट वॉर चालू होने वाली थी और घर इनका पूरा तबाह हो जाता है, घर के बीच में इतना बड़ा छेद हो जाता है। और इसी एपिसोड की शुरुआत में जैसा कि हमने देखा था कि ईविल आई ने घर पूरा का पूरा तोड़ दिया था। अब मोमो ने अपनी पावर का यूज करके जीजी के ऊपर फिर से पानी फेंका और जीजी वापस से नॉर्मल हो गया। और ये लड़की उसको डांट रही थी कि उसको बोला था ना कि दूर रहे पानी से, फिर भी वो दूर नहीं रहता ठंडे पानी से। उसके बाद हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी उसको मार रही होती है और जीजी भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। ओकारुन को बहुत ज़्यादा चोटें लगी होती है और ओकारुन बोलता है कि ईविल आई की पावर्स पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो मोमो कहती है साइको से कि हमें इसका कुछ करना पड़ेगा वरना ऐसे तो ये पूरा घर तोड़ देगा और सबको मार देगा। तब साइको भी बोल रही होती है, जीजी भी रो रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरी मदद करो। साइको को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो चुपचाप बैठी होती है साइड में और एकदम बैडी जैसी लग रही थी, उसके बाल खुले थे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 लोग आ जाते हैं अजीब से जनजी टाइप के लोग और वो यहाँ पर आते हैं स्टाइल मार के। साइको बताते हैं कि मूड बहुत खराब है, चले जाओ चोरी करने आओ तो वरना बहुत मारूंगी। अब वो बंदे चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन लोगों की लड़ाई बच जाती है मोमो और इस लड़की की कि कौन इनका लीडर है और कौन इस बात का लीडर है। इस बात का इनका झगड़ा शुरू हो जाता है ओकारुन के सामने ही और इनकी बहसबाजी चालू हो जाती है। अब जब ये लोग लड़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर वो 4 लोग फिर से आते हैं, पर इस बार औकात में आते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ पर भूत भगाने के लिए आए, हमें साइको नाम की औरत ने बुलाया। फिर साइको को याद आता है कि हाँ उसी ने इनको बुलाया था ताकि ये लोग रिचुअल परफॉर्म कर सके। ये लोग एक ग्रुप से आए हैं जिसका नाम कियोशी है ऐसा कुछ है, जो कि भूत भगाते हैं। इन लोगों ने रिचुअल परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर अपना बैंड सेटअप कर रखा था। इन लोगों का रिचुअल बहुत अलग तरीके से परफॉर्म होते हैं। लोग गाना ऐसा बजाते हैं जो किसी भूतों की दुनिया में बजता है, जिसकी वजह से भूत इन लोगों से परेशान होते हैं और मज़ा भी आता है कुछ भूतों को। और इन लोगों को भूतों से कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि भूत इनको तंग नहीं करते हैं। इसकी वजह से ईविल आई या कोई भी इनका कुछ नहीं कर सकता।
उनका रिचुअल शुरू हो जाता है और ये लोग गाना बजाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत तेज़ लाउड म्यूज़िक बजने लगता है और इनका गाना इतना ज़्यादा तेज़ था कि पूरा इन्वायरमेंट लाल लाल हो जाता है और रेड कलर फैल जाता है पूरे इन्वायरमेंट में। साइड में जो ग्रेवयार्ड बना होता है इस घर के, उस ग्रेवयार्ड के भी सारे के सारे भूत अपनी कब्रों से उठ के यहाँ से निकलने लगते हैं और सीधा जाने लगते हैं साइको के घर के पास, क्योंकि उनको भी ये गाना सुनना था और मज़े लेने थे। और इन सब लोगों से इस गाने की वेव्स जो है वो संभली नहीं जा रही थी, सब लोग हिले जा रहे थे, इतना ज़्यादा ये गाना बज रहा था। और उसके बाद जीजी के अंदर का जो ईवल है वो जागने लगता है और उसकी आत्मा मरने लगती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगता है। और साइको ये रिचुअल अपने सामने ही कर रही थी। यहाँ पे खतरनाक सीन होने लगे थे, सारे के सारे भूत यहीं पर नाच रहे थे। साइको के घर के अंदर अभी 300 से 400 भूत तो आराम से होंगे। उसके बाद साइको कहती है मोमो से कि उसको पकड़े, तो वो मोमो अपनी पावर का इस्तेमाल करके जीजी की बॉडी पकड़ लेती है ताकि ईवल आई भाग ना सके। पर जैसे ही वो उसको पकड़ती है तो उसको फ्लैशबैक्स आने लगते हैं सब लोगों को कि ईवल आई को तो बस बच्चों के साथ खेलने का मन था, जिसको पूरा नहीं किया गया, उसको कैद करके रखा गया, उसको मारा गया और उसने अभी तक किसी बच्चे के साथ नहीं खेला। उसका बस एक सपना था जो कि पूरा नहीं हो सका, इसलिए वो ईवल आई बना है और अब वो फिर से मरने वाला है। ये सब सुन के जीजी वापस बोलता है कि मुझे मत करो, मुझे छोड़ दो, ईवल आई को जाने दो, उसको मत मारो। और ये सब सुन के जीजी को रोता हुआ देख के साइको समझ जाती कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। वो उठती है और बैंड बंद कर देती है, फायर एक्सटिंग्विशर ला के रिचुअल बंद कर देती है। पर उसके बाद उसी आ जाती है उस बैंड के पास बोलने के लिए कि ये गाना बंद करो। जीजी अब नॉर्मल हो चुका था। नॉर्मल से मेरा मतलब ये नहीं कि नॉर्मल हो गया कि ईवल आई निकल गया, नॉर्मल से मेरा मतलब बैक टू नॉर्मल। अब ये सारे लोग समझ जाते कि उसने आखिरकार ऐसा करा कि जब ईवल आई मरने ही वाला था तो वो बताती है कि जीजी नहीं चाहता था कि ये सब हो, इसलिए उसने ये सब करा है। जीजी की उसकी कंसेंट के बिना हम ये सब नहीं कर सकते और अब वो जीजी को सिखाएंगे कि अपनी स्पिरिचुअल पावर को कैसे सही करे। तो ये बताती है ये तो सबको खा जाएगा, ये तो इतना खतरनाक है, सबको मार देगा ये। तो ओकारुन बोलता है कि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और जीजी के अंदर जब ईवल आई वापस आएगा तो वो उससे लड़ेगा, उसको हरा देगा। ये लड़की कहती है पर ऐसे तो तुम्हारी जान हमेशा खतरे में ही रहेगी, तुम्हें तो नींद भी नहीं आएगी रात को। अब मोमो भी शर्माती है और बोलती है कि मैं भी स्ट्रॉन्ग बनूंगी और मैं भी जीजी से लड़ूंगी, अगर उसके अंदर ईवल आई आ गया तो हम दोनों मिलकर उसको हरा देंगे। अब इन दोनों का फिर से झगड़ा होने लगता है कि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। दूसरी तरफ जीजी भी ओकारुन को गले लगाने के लिए आ रहा होता है। साइको जब मैच लाइट कर रही होती है अपनी सिगरेट की तो वो देखते कि यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। अब जीजी यहाँ पे आ रहा है और उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरी तो वो ईवल आई बनता है और सीधा ओकारुन को एक मुक्के मार देता है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि जीजी को किस तरीके से नॉर्मल करते हैं तो वो उसको सिखाते हैं कि उसको अपनी स्पिरिचुअल पावर को और ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगा ताकि वो सही हो रखे। अब ये लोग मस्ती मजाक करने लगते हैं, वो वापस मोमो को छेड़ने लगता है उसी पुराने पोज में। पर साइको उसे समझाती कि मस्ती मजाक का टाइम नहीं है, तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा और ना ईवल आई वापस से तुम्हारे अंदर आ जाएगा। उसके बाद रात के टाइम जब ये वॉशरूम जा रहा होता है तो ओकारुन को ही लेकर जाता है ताकि इसके अंदर ईवल आई ना आए और ये कोई गलत पानी वानी ना छू ले, ठंडा पानी ना छू ले। इसके बाद ओकारुन चेक करता है कि पानी गर्म ही आ रहा है तो एक गर्म पानी का झरना आई मीन हैंड वॉश जो है वो यूज़ करता है। अब ये बोलता है कि ओकारुन को कि सॉरी मेरी वजह से सबको इतनी टेंशन हो रही है। पर ओकारुन कहता है कि जब उसके अंदर भी टर्बोग्रानी आई थी तो उसने भी इतनी तोड़ करी थी और सब लोग को ऐसे ही परेशान करा था। पर बात यह है कि जब वो वापस इन सब खर्चों का पैसे देने के लिए आया था तो साइको ने वो पैसे लेने से मना कर दिया था। पर वो ओकारुन को इंसिस्ट कर रहा था तो साइको से बोलते कि अभी तुम खतरे में हो, कल कोई और खतरे में होगा, उसकी तुम मदद कर देना, पैसे वैसे लेकर कहीं जाना है। और ये बात सुन के ओकारुन को बहुत अच्छा लगता है और वो भी डिसाइड करता है कि वो उसकी जीजी की भी उसी तरीके से हेल्प करने वाला है। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि मोमो और ये लड़की सो रहे होते हैं और वो लड़की सुबह उठ के सबसे पहले अपना मेकअप शुरू कर देती है जो स्किन केयर रूटीन होता है ताकि ये सुंदर लग सके, क्योंकि स्कूल की बहुत पॉपुलर लड़की है। और जब तक इस लड़की का हुआ नहीं पूरा मेकअप या स्किन केयर तब तक ये ब्रेकफास्ट की टेबल पर पहुंची नहीं। और जब ये पहुंची तो वहाँ पे वो सब खाना वाना खा रहे थे तो वहाँ पे जीजी को कह रहे थे अपनी पीठ सीधी रख के खाओ, ऐसे तुम और स्पिरिचुअल पावर एंगेज कर पाओगे। तो वो भी हाँ, मतलब इतनी अजीब चीज़ों में स्पिरिचुअल पावर एंगेज करने की कोशिश हो रही थी। अब यहाँ पे जीजी सबको बाय बोलते हैं, स्कूल जाने लगते हैं। लड़की ओकारुन को बताती है कि मोमो रात में कितनी लातें मारता है, फिर इतनी बहस होने लगती है। ओकारुन की वजह से होती है इतनी बहस। जब भी क्लास पहुंचते तो ये बोलती है कि घर टूट गया और अब ये भी पार्ट टाइम करेगी, अपनी साइको दादी की मदद करेगी पूरा घर बिल्ड करने में। तब इसकी दोस्त को पार्ट टाइम काम के बारे में बताती है और ये बोलती है कि वो काम ये ज़रूर करेगी और आज से ही करेगी। तब ये दोनों दोस्त जाते सीधा ओकारुन के पास और उसको कॉफ़ी पीने के लिए लेने के लिए चलते हैं। ओकारुन मना करते तो ये इसको खींचातानी करके ले जाने की कोशिश करते हैं और वो ओकारुन बोल रहा था वो इसको नहीं जाना, बट फिर भी पूरे रास्ते उसको ज़बरदस्ती पकड़ के ले जा रहे थे। तब यहाँ पर ये लोग जिस रेस्टोरेंट में इसको लेकर जा रहे थे वहाँ पे लड़कियाँ वेट्रेस की ड्रेस पहनकर कॉफ़ी पीती है या खाना सर्व करती है। अभी जिस रेस्टोरेंट में गए थे तो वहाँ पर मोमो थी। मोमो को देख के ओकारुन शर्मा रहा था और ओकारुन को देख के मोमो शर्मा रही थी। दोनों अपनी शक्लें छुपाने की कोशिश कर रहे थे और इसी के साथ आज का एपिसोड ये ख़त्म हो जाता है।
तो जैसा कि हम लोग को पता होता है कि ओकार उनके दोस्त मोमो को उसी कैफ़े में भेजते हैं और फिर ओकार उनको भी उसी कैफ़े में ले आते हैं। और यहाँ पर ओकारोन मोमो को देख के बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है और मोमो भी बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, क्योंकि ओकारोन और उसके दोस्त यहाँ पर आए होते हैं उसकी बेइज्जती करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए। ओकारोन तो शर्म से पूरा लाल हो रखा था और ओकारोन को लग रहा था कि वही शर्मा रहा है, बट जब वो मोमो की तरफ देखता है तो मोमो भी इक्वली उतना ही शर्मा रही थी और उसको भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। ओकारोन को यहाँ लाना ही काफ़ी नहीं था, तो उसके दोस्त मोमो को परेशान भी करने लगते हैं, ऊट पटांग डिमांड्स करने लगता है और ये मेड्स कैफे था तो यहाँ पर डिमांड्स पूरी करनी पड़ती थी। और फिर वो लोग एक ग्रुप फोटो भी देते हैं जिसमें इन लोगों को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है, बट इनके दोस्तों को तो बहुत मज़ा आ रहा होता है। जब ये सब खत्म हो जाता है तो मोमो इनको डांटती है कि इन्होंने तो बोला था ये एक रेस्टोरेंट है, बट ये तो एक मेड्स कैफे निकला और ये लोग इतना काफ़ी नहीं था, तो ओकारोन को भी यहाँ पे ले आए और उसको डांटने लगती है। बट तभी यहाँ पर ओकारोन साइड में खड़ा हुआ होता है और उसके दोस्त बोलते हैं कि चलो चलो ठीक है, और फिर वो ओकारोन को ले जाने लगते हैं। बट तभी ओकारोन बोलते हैं कि उसको नहीं जाना और वो यहीं रुकना चाहता है। तब वो लोग ओकारोन को छोड़ देते हैं, क्योंकि मोमो के पास छोड़ देते हैं उसको बस। और उसके बाद वो मोमो से पूछता है कि उसकी शिफ्ट यहाँ पर कब तक खत्म होगी, तो मोमो बोलते हैं कि कुछ 10 बजे तक खत्म हो जाएगी। क्यों? ओकारोन बोलता है कि वो 10 बजे तक यहीं रुकेगा और मोमो को उसके घर ड्रॉप कर देगा। बट मोमो बोलती है कि उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोमो खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो अकेले घर जा सकती है। ओकारोन ये सुनने के बाद अपने घर वापस जाने लगता है और मोमो को वहाँ से छोड़ के चला जाता है। उसके बाद मोमो अपनी शिफ्ट पर वापस जाने के लिए तैयार होती है और उसकी शिफ्ट इतनी ज़्यादा लंबी चल रही होती है कि उसको लग रहा होता है कि घड़ी ख़राब है, क्योंकि उसकी शिफ्ट उसको इतनी ज़्यादा लंबी फील हो रही होती है। होता वो उतना ही टाइम है बट लंबी फील हो रही होती है और उसको लग रहा था कि दिन का भी ख़त्म ही नहीं होने वाला। बट बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद और पूरा दिन काम करने के बाद फाइनली उसकी शिफ्ट जब ख़त्म होती है तो कपड़े वपड़े चेंज कर दिए मेड के और वापस अपने नॉर्मल कॉस्ट्यूम में आती है और बाहर निकलती है। जब वो बाहर निकलती है और दाएं बाएं देखती है तो वो देखती है कि ओकारोन वहाँ से गया नहीं था, वो वापस आ गया था। ओकारोन वहाँ पर आकर कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बट मैं तुम्हें अकेले घर जाने नहीं दे सकता, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा। और उसके बाद वो ओकारोन मोमो के पास आके उसको हाथ देता है, पर फिर उसको शर्म आती है तो वो अपना हाथ वापस पीछे कर लेता है। बट मोमो उसका हाथ खुद ही लेके वहाँ से चलने लगती है। मोमो उसको बोलती कि अगर हम हाथ पकड़े रहेंगे तो हम ठंड से बचे रहेंगे। दूसरी तरफ जब हम घर का सीन देखते हैं तो वहाँ पे मांजिरो ट्रेन कर रहा होता है इसकी कमर सीधी करने की, और मांजिरो पूरा जोर लगाता है बट तब भी कुछ नहीं होता। अब साइको जब वहाँ पर आती है और एक ड्रॉप जीजे के ऊपर डालती है तो वो ईविल आई में बदलने लगता है। ईविल आई पूरी कोशिश करता है बाहर आने की, पर जीजी ने अब थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर डाल ली और कंट्रोल करना सीख लिया, तो वो ईविल आई को बाहर आने से रोक लेता है। साइको बोलते हैं कि अब इसने ईविल आई पे पूरा कंट्रोल कर लिया है, बट अभी भी ईविल आई बाहर आ सकता है। तो अब ये नॉर्मल पानी यूज़ कर सकता है, बट अभी भी इसको बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से बचा कर रखना होगा, वरना ईविल आई वापस बाहर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मोमो ओकारोन दोनों आ जाते हैं। उन्हें देख के आयरा और जीजी दोनों खुश होते हैं और दोनों उनकी तरफ भागने लगते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की टक्कर होती है और आयरा की कोल्ड कॉफ़ी सीधा जीजी के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से ईविल आई में ट्रांसफॉर्म होता है। सब लोग उस पर गर्म पानी फेंके, इससे पहले अपना डिमोनिक हाउस क्रिएट कर लेता है। सब लोग उस डिमोनिक हाउस के बाहर होते हैं एक्सेप्ट मोमो, और वो मोमो को मारने के लिए उसकी तरफ जा रहा होता है। ओकारोन टर्बो ग्रानी का रूप ले लेता है। साइको भी पूरी कोशिश करती है बट कोई भी तलिस्मान, कोई भी पावर उस डीमन हाउस को नहीं तोड़ पा रही थी। अब मोमो को लग रहा था उसकी मौत हो जाएगी, बट तभी वो अपनी पावर यूज़ करके उसको पीछे धकेल देती है। बट ईविल आई उस डीमन हाउस को ही छोटा कर लेता है और मोमो के पास आकर उसका गला दबाने लगता है। अब मोमो उसके मुंह पर पानी थूक देती है और ये गर्म पानी होता है कहाँ से आया, क्योंकि इसने डीमन हाउस में आने से पहले थोड़ा पानी अपने मुंह में रख लिया था। जीजी जब होश में आता है तो उसको तो कुछ समझ नहीं आता यहाँ पे हो क्या रहा है, और वो मोमो का गला छोड़ता है। बट उसको कुछ समझ आए उससे पहले ओकारोन वहाँ पर आकर उसको पीछे धकेल देता है। साइको वहाँ पर आगे उसके ऊपर टावल डाल देती है और कहती है कि उसको इस सब के बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो जब देखता है कि साइको का हाथ जल चुका है और ओकारोन और मोमो की भी नज़दीकियाँ बहुत बढ़ गई है, उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई है, तो उसको बहुत गिल्ट फील होने लगता है साइको और इन सब के लिए। और उसके बाद इसको भी फील हो रहा था कि इसकी वजह से वो कोल्ड कॉफ़ी गिरी और इसलिए डीमन हाउस बना और सब हुआ। तो मोमो बोलते उसके बारे में चिंता न करे और सो जाए। ओकारोन और जीजी की भी बातें बंद हो चुकी थी, क्योंकि धक्का मुक्की की वजह से इन लोगों ने बात करना बंद कर दिया था। मतलब कोई इनिशिएट ही नहीं कर रहा था बात करना, कोई झगड़ा नहीं हुआ था। अगले दिन ओकारोन एक फार्म में जाता है और इस फार्म में मैंटिस होता है। मैंटिस यहाँ पे इंसानों का रूप लेके रह रहा था, क्योंकि अब उसको इंसानों के साथ ही रहना है। ओकारोन उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं कि और कितने एलियंस हमारे साथ रह रहे हैं, बताओ ना। और उसके थोड़ी देर बाद वो मैंटिस को बोलता है कि प्लीज़ मुझे भी अपने ज़्यादा पावरफुल बना दो और मुझे भी धांसू पंच मारना सिखा दो। पर मैंटिस बोलता है कि वो वायलेंस के खिलाफ है, इसलिए वो ओकारोन को कुछ नहीं सिखाएगा, क्योंकि वायलेंस करना गलत बात होती है। उसके बाद वो ओकारोन को बोलता है कि वो सारे जो गद्दे हैं यहाँ पर उसको अंडर रखने में मदद करे, और ये सब करवाने के बाद भी मैंटिस उसको अपना शिष्य बनाने से मना कर लेता है कि वो उसको एज अ वो नहीं करेगा, सिखाएगा नहीं।
रात में हम लोग देखते हैं कि ओकारुन बहुत लेट घर आता है और साइको सोचती होती है कि क्या ओकारुन ने भी पार्ट टाइम जॉब चालू कर दी है क्या घर ठीक करने के लिए। तभी वहाँ पे ओकारुन आता है और वहाँ पे जीजी भी बैठा हुआ होता है, पर ओकारुन और जीजी की बातें बंद होती है और इस गलत हद तक बंद होती है कि ये दोनों अब एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे और एक दूसरे को अवॉइड ही करे जा रहे थे। और ये चीज़ साइको देख लेती है और साइको नोटिस कर लेती है कि इन दोनों की बातें बंद हो चुकी है। अब साइको और मांजिरो बात कर रहे थे कि मांजिरो बोलता है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें उनको वापस बुला के इस ईविल आई को मार देना चाहिए, और अगर तुमसे नहीं हो रहा ना साइको तो ये मैं खुद भी कर लूँगा। तो साइको बोलती है कि हमें बच्चों को जो करना है वो करने देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो करते हैं उसका खामियाजा हमें चुकाना पड़ता है, इसलिए तो हम बच्चों को बोल सकते हैं कि वो कुछ भी करे। पर मांजिरो कहता है बट हमें बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए क्या गलत है क्या सही है, और हमेशा वो जो चाहते हैं वो ज़िंदगी में उनको नहीं मिलता है। और ये बोलने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ओकारुन भी यहाँ पे पंचेस मारने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पे टर्बो ग्रैनी आके बोलती है क्या वो डांस प्रैक्टिस कर रहा है। तो ओकारुन बोलता है कि नहीं वो पंचेस मारना सीख रहा है। तो टर्बो ग्रैनी बोलती है कि वो जितने मर्जी पंचेस मार ले बट वो ईविल आई को कभी भी हरा नहीं पाएगा, क्योंकि वो फिर बोलती है कि अब क्या तुझे क्या लग रहा है तू पंचेस मार लेगा तो ईविल आई को हरा देगा। तो ओकारुन बोलता है कि उसको और भी ज़्यादा ताकतवर बनना है। तो वो बोलती है तू भूल गया कि तेरे अंदर टर्बो ग्रैनी की ताकत है, और एक बात बता तेरे को ईविल आई को हराने के लिए पंचेस चाहिए या फिर तेरे को स्ट्रांग बनना है। तो ओकारुन को समझ में आता है कि कह तो सही रही, और वो कहते हैं कि उसको पंचेस मारना नहीं सीखना, उसको बस और स्ट्रांग बनना है। तो टर्बो ग्रैनी उसको बोलती है कि वो इसमें उसकी मदद करेगी, क्योंकि अभी उसके अंदर उसकी ताकत है और वो उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। तो इसलिए टर्बो ग्रैनी अब ओकारुन की मदद करने वाली है और वो उसको एक जगह ले जा रही होती है। पर जब ये लोग जा रहे होते हैं तभी इनको पीछे से आयरा देख लेती है। टर्बो ग्रैनी ओकारुन को स्कूल लेकर आई थी, पर ये स्कूल क्यों लेकर आई थी वो भी पता चलेगा। और आयरा वहाँ पे आके पूछते हैं कि वो लोग इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तो टर्बो ग्रैनी उसको गाली देकर भगाने लगती है, बट तभी आयरा जो होती है वो अपने सिल्विया वाले रूप में आ जाती है और वो भी टर्बो ग्रैनी को गाली देने लगती है और उल्टी सीधी बातें होने लगती है। ओकारुन इन दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है और कहता है कि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम से आए थे। फिर वो आयरा को सारी बातें बता देता है और आयरा भी बोलती है कि वो भी उसके साथ जाएगी, क्योंकि उसको भी और स्ट्रांग बनना है और जीजी की हेल्प करनी है। आयरा कहती है उसने जितनी भी गाली दी थी वो उसने नहीं दी थी, उसके सिल्वी वाले रूप में दी थी, तो वो क्योंकि वो तो एक बहुत गुड गर्ल है तो वो ऐसा नहीं करती। तो फिर टर्बो ग्रैनी उनको एक म्यूजिक रूम में ले आती जहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्टों की फोटो लगी थी। आयरा डरने का नाटक करती ताकि वो ओकारुन के नज़दीक आ सके, बट तभी वहाँ पे अचानक से कोई शोर होता है जिसकी वजह से आयरा सच में डर जाती है और वो ओकारुन को एक मुक्का मार देती है। ये शोर होता है पियानो का, और ये देख के टर्बो ग्रैनी फिर उसको उल्टा सीधा बोलने लगती है और इनका फिर झगड़ा चालू हो जाता है। फिर टर्बो ग्रैनी उसको बोलते हैं कि मैं बीट्स दूंगी और तुम्हें उस पर जंप करना है। तो एक बीट पे ओकारुन 1 से 2 बार ही जंप कर पा रहा था। तो टर्बो ग्रैनी बोलते हैं कि यही तुम्हारी फाइटिंग की रिदम है और मैं समझ गई हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और तुम क्यों कमज़ोर हो, क्योंकि तुम एक बीट पे सिर्फ 2 बार जंप कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि तुम एक बीट पे 2 अटैक्स लैंड कर सकते हो, बट यहाँ पे ईविल आई एक बीट पे 4 अटैक्स कर सकता है। तो मतलब ओकारुन उससे स्लो है। तो बोलते हैं कि क्या टर्बो ग्रैनी भी उससे ज़्यादा स्लो है। तो वो बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा तेज़ हूँ। और ये इसलिए बोला इसने क्योंकि अभी बात उसकी नहीं है, अभी बात है टेक्निक की, क्योंकि अगर ये टर्बो ग्रैनी की टेक्निक पूरी तरीके से निभालेगा तो ये सबसे ज़्यादा तेज़ बन सकता है। क्योंकि ये अगर बताता है कि जो सिल्वी भी है आयरा के अंदर उसकी भी एक बीट में 3 से 4 अटैक्स लैंड हो सकते थे। और अगर हम बात करें ईविल आई की तो बाहर तो वो 1 से 4 अटैक लैंड करता है, पर अपने डीमन हाउस में तो उसकी एक बीट पे 10 अटैक लैंड कर सकता है, इसलिए ओकारुन उससे हारता रहता है। और अब ओकारुन को समझ में आता है कि उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अटैक करने की, तभी वो ईविल आई को हरा सकता है। पर तभी वहाँ पे टर्बो ग्रैनी के पीछे एक भूत आ जाता है और वो पियानो बजाने लगता है। बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है और इतना ज़्यादा कि इन लोग अपने कान पकड़ने पड़ते हैं। तभी वहाँ पे सारे लोग पेंटिंग से बाहर आ जाते हैं और ये होते हैं इस म्यूज़िक रूम के भूत, जो भी यहाँ पर आकर गंदा गाना बजाता है ये लोग उन लोगों को मार देते हैं। मतलब अभी ये लोग इन सब पे अटैक करने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कि हम लोगों को पता था कि ओकारुन और आयरा दोनों के दोनों एक म्यूजिक रूम के अंदर आए थे, जहाँ पे म्यूजिक रूम के पोर्ट्रेट में से भूत निकल जाते हैं और वो इन दोनों से पूछते हैं गंदा म्यूजिक कौन बजा रहा था। तभी ये दोनों यहाँ से बच के निकलने की कोशिश करते हैं और तभी टर्बो ग्रैनी वहाँ पर आकर इन लोगों को बताते हैं कि ये गंदा म्यूजिक है, ये लोग बजा रहे थे। अब ये सुनने के बाद भूत है वो कहाँ रुकने वाला है, तो वो सीधा इनके ऊपर अटैक करने लगता है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। पर ओकारुन और आयरा दोनों अपने कहते हैं योकाई मोड में आ जाते हैं। टर्बो ग्रैनी और वो अपने योकाई मोड में आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे म्यूजिक नोट्स हवा में आ जाते हैं और वो सीधा इन लोगों के ऊपर फेंकने लगते हैं। अब ये म्यूजिक नोट्स बिक तो रहे हैं नॉर्मल, पर जैसे इनमें से एक म्यूजिक नोट सीधा ओकारुन को लगता है तो वो वहाँ पर फट जाता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है। आयरा भी समझ जाती है कि ये म्यूजिक नोट्स को खोखले नहीं एक बॉम्ब की तरह काम कर रहे हैं, जो कि लगते ही फट जाते हैं। तो टर्बो ग्रैनी इन लोगों को बोलती है कि इन म्यूजिक नोट्स को हल्के में मत लेना, इनसे तुम्हारी जान भी जा सकती है। और खासकर ये वाला म्यूजिक नोट से तो हमेशा बच के रहना है, कुछ भी हो जाए ये तुम्हें लगना नहीं चाहिए। और कुछ भी से मेरा मतलब कुछ भी। उसके आगे ये लोग इस पूरे के पूरे म्यूजिक रूम को एक फील्ड के अंदर बदलते हैं राइस के। टर्बो ग्रैनी बोलती कि जल्दी जाओ और इन लोगों पर हमला करो।
और उसके बाद ये सारे के सारे लोग उनके ऊपर हमला करते हैं। वो भी म्यूजिक नोट से इनके ऊपर हमला करते हैं। सारे के सारे म्यूजिक नोट्स कुकर उनके ऊपर आके फटने लगते हैं और ये दोनों अपनी जान बचाकर भाग रहे थे यहाँ से। किसी तरीके से भी इनको यहाँ से बचकर निकलना था। तब भी ओकर उनके ऊपर एक म्यूजिक नोट लगता है जिससे कि ये दोनों हवा में उड़ जाते हैं। आयरा भी म्यूजिक नोट से बच रही थी, तभी ओकर उनके ऊपर बहुत सारे म्यूजिक नोट्स आके लगते हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है। और आयरा के भी ऊपर म्यूजिक नोट्स आते हैं बट उसकी फास्ट रिदम थी इसलिए वो बच जाती है। ओकर तो टर्बोग्रानी बोलती है कि तुम्हें और तेज़ लड़ना होगा, बट ओकर उनके ऊपर जल्दी से जल्दी भागने के चक्कर में उसने ध्यान नहीं दिया और उसके ऊपर वही वाला म्यूजिक नोट आगे बच जाता है जिस वजह से वो पैरालिसिस मार जाता है। और टर्बोग्रानी उसको बोलती है कि उसने उसको बोला था बच के रहे, बट फिर भी सेंटेंस पूरा होने से पहले बहुत सारे म्यूजिक नोट्स आके सीधा इन लोगों के ऊपर लगते हैं और आयरा के ऊपर भी लगते हैं। बट आयरा की फास्टिंग रिदम होती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रही होती है। बट ओकर अब अपने इंसानी रूप में आ जाता है और अपने आप को कोस रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा कमज़ोर है। आयरा को देखो, आयरा इतनी जल्दी जल्दी और इतना फास्ट लड़ रही है। बट तभी टर्बोग्रानी ओकर के ऊपर मिट्टी फेंक के बोलती है कि गलती तेरी नहीं है, गलती तेरे स्किल्स की है, तेरे को अपने स्किल्स सुधारने पड़ेंगे, तेरे को उन लोगों के गाने से मैच करके करना हो। तो ओकर बोलते हैं कि उसने ज़िंदगी में कभी गाना सुना ही नहीं, तो उसको पता ही नहीं रिदम में कैसे चढ़ता है। तभी वहाँ पे टर्बोग्रानी उसे बोलती है कि अगर ये म्यूज़िक नहीं तो कोई और म्यूज़िक याद करके लड़ना जो भी तुझे है। तब उसको अयाशी का म्यूज़िक याद आता है। जो अयाशी का म्यूज़िक बजा था तब वहाँ पे ओकर कितना ज़्यादा इंजॉय भी कर रहा था और एकदम रिदम में भी बोल रहा था और गाना गा रहा था। तभी हम देखते हैं कि आयरा यहाँ पर भाग रही होती बट वो भी ज़्यादा देर इनसे नहीं टिक कर बच पाने वाली थी। आयरा जब भाग रही थी तो उसका पैर जब मिट्टी के अंदर फंस जाता है और उसके ऊपर वो लोग यही मौका देख के बहुत सारे म्यूज़िक नोट से हमला करते हैं। आयरा के ऊपर वो लगने ही वाला होता है बट तभी ओकर वहाँ पर आ जाता है और उसको लेकर वहाँ से भाग जाता है। और अब ओकर पहले वाला ओकर नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था। वो आयरा को लेकर अपनी गोद में भाग रहा था और आयरा को भी ये सी अपनी याद रहने वाला जिंदगी भर। वो ओकर फुल स्पीड में भाग रहा था और उनके सारे म्यूजिक नोट्स को चीर के जा रहा था। उसने अयाशी का म्यूजिक एकदम मन में समा गया था और उसी रिदम में लड़ रहा था। इसके लिए टर्बोग्रानी उसका बहुत वो भी करती है कि मतलब प्रेज करती है कि बहुत अच्छा कर रहा है वो। तभी यहाँ पर दूर हो जाती है और आयरा अपने बालों में से एक बंदे को पकड़ती है, ब्रूट फोर्स सीधा उसको नीचे लाके पटकती है और फिर उसका सर उड़ा देती है मार के। उसका सर जैसे ही दूर जाके गिरता है तो वो देखती कि वो वापस कोर्ट में बदल चुका है। और उसके बाद ये पूरा का पूरा रूम जो था ये शायद इसी बूट का था, क्योंकि किसके मरने के बाद ये पूरा रूम बदल जाता है और अब एक ओपेरा का रूम बन जाता है। ओपेरा का रूम बनने के बाद वो सारे 4 के 4 वुड स्टेज को होता है। ज़मीन के अंदर से बहुत बड़े बड़े स्टैचूज निकल रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े भूत होते हैं। वो लोग पहले एक निकलते हैं और फिर 5 निकल जाते हैं जो कि इन लोगों से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तब ये लोग अपना मुंह खोलते हैं, उनके अंदर से बहुत बड़ी सेना टाइप निकलती है जिनका एक ही काम होता है इन लोगों को मारना। ये काले काले रोबोट जैसे छोटे लोग आते हैं और इन लोगों के ऊपर चढ़ जाते हैं। टर्बोग्रानी इनको बोलती है कि इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हें सीधा जाके भूतों को मारना है। वैसे ये लोग थे तो कमज़ोर बट ये क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि ये लोग इनको हरा नहीं पा रहे थे। टर्बोग्रानी बोलती है कि इन लोगों को चक्कर में पड़े तो तुम पक्का हार जाओगे, सीधा जाके उन भूतों को मारो। अगर वो भूत सीधा स्टेज पर चढ़ के बैठे थे तो उनको मारना इम्पॉसिबल था यहाँ से। तभी आयरा यहाँ पे लड़ी गई होती, तभी उसको वहाँ पर बहुत सारे लोग पकड़ लेते और ओकर उनको भी पकड़ लेते हैं। अब ये लोग समझ जाते हैं कि ऐसे लड़ेंगे तो कभी नहीं जीतने वाले। तो आयरा ओकर उनका हाथ पकड़ती है और अपने बालों की मदद से वो बाल सीधा जाके बड़े वाले बूट में अटका देती है और सीधा जाके उसके ऊपर खींचने लगती है और ओकर भी उसके साथ ही होते हैं। बट ये जब उस बूथ के ऊपर चढ़ती है तो यहाँ पे देखती है कि जो बाकी के बूथ होते हैं इस बूथ को मारने लगता है, मतलब इनमें दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं होता। आयरा होकर उनको धक्का मार के कहती है कि तुम जाओ, मैं इन बूथों को देख लूंगी, तुम उन स्टेज वाले बूथों से निपटो। अब आयरा के मुंह पर एक मुक्का आकर लगता है बट वो यहाँ पर हार नहीं मानते और वापस अपने योकाई वाले फॉर्म में आ जाती है। वो अपने बाल से एक भूत की आंखें बंद कर देती है और फिर उसके ऊपर चढ़ जाती है। अभी इनकी आंखें जैसी बंद होती है तो एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। पोकर उन भी सारे म्यूजिक नोट से बचकर भाग रहा होता है और उसको समझ में आ जाता है कि आयरा अकेले उन सबसे लड़ रही है। आयरा लड़ते लड़ते एक ही काम कर रही थी कि इन लोगों को आपस में लड़वाई जा रही थी जिसकी वजह से एक दूसरे को ही मारे जा रहे थे। पर ये जैसे नीचे गिरते हैं तो हम देखते हैं कि आयरा एक लाश जो बची थी उसके मुंह पे इतना तेज मुक्का मारी उसका मुंह ही तोड़ देती है। पर इन लोगों के गाने का इतना वो चस्पा चढ़ा हुआ था कि गिरने के बाद भी ये बड़े बड़े लोग गाना गाए जा रहे थे जिसकी वजह से वो स्टैचू सोते खाले वाले वो अभी भी बजे जा रहे थे। वो सारे के सारे आके पोकरम के ऊपर चढ़े जा रहे थे बट पोकरम किसी तरीके से उन लोगों से बच रहा था। बट उन लोगों को स्टेज को चारों को देख के ओकरम सोचते कि उनको कैसे हराएगा। बट टर्बोग्रामी उसको बोलती है कि अभी उसकी फाइटिंग एकदम 5 बीट्स पर सेकेंड है तो उसको हराने में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तभी यहाँ पर ओकरम अपना फुल थ्रॉटल मोड ऑन कर देता है और उन चारों बूथों पर एक साथ हमला कर देता है जिसकी वजह से वो चारों के चारे बूथ एक ही अटैक में मर जाते हैं और वो सारे वापस पोर्ट्रेट में बदल जाते हैं। पोर्ट्रेट में बदलने के बाद वो देखता है कि ओपेरा रूम वापस से नॉर्मल म्यूजिक रूम बन चुका है और अब सब कुछ खत्म हो गया और नॉर्मल हो चुका है।
वो पीछे घूम के आयरा को थैंक यू बोलता है। अब आयरा जो हमेशा बचकानों वाली हरकतें करती थी और क्यूट बनने की कोशिश करती थी, इस बार उसने ऐसा नहीं करा और बहुत ही मैच्योरिटी के साथ एक अलग सा जवाब दिया। उसकी नज़रों में होकर उनकी बहुत इज्जत बढ़ गई थी। टर्बोग्रानी बोलती कि उसको थैंक यू तो उसका करना चाहिए, उसकी वजह से ये सब हुआ है। तभी आयरा और टर्बोग्रानी की लड़ाई हो जाती कि टर्बोग्रानी ने तो कुछ करा भी नहीं था यहाँ पे। तभी ऊपर हम टर्बोग्रानी को थैंक यू बोलते कि उसी की वजह से इन लोगों ने इतनी नई नई स्किल सीखी। तो टर्बोग्रानी बोलती कि अभी तो तू जानता भी नहीं, क्या क्या सिखाऊंगी, तो चल तो एक बार कोने में फिर बताती हूँ तेरे को। इसके आगे हम आयरा बोलते कि तुझे इन भूतों के बारे में क्या पता है। तो टर्बोग्रानी बताती कि लोग यहाँ पर ओपेरा रूम में पोर्ट्रेट से डरते हैं, उन्हीं के डर में इन भूतों को जन्म दिया है और ये भूत जान भी ले सकते हैं। और अगर तुम्हें शक है तुम लड़की इनसे वापस देख लो। बट ओकारुन और आयरा को कोई मौका नहीं चाहिए था वापस अपनी जान गंवाने का, तो वो बोलते हैं थैंक यू मैडम, आगे बढ़ो। तभी गलती से टर्बोग्रानी से बटन फिर से दब जाते हैं और वो भूत वापस से म्यूजिक रूम में आ जाते हैं और वापस से वहाँ से शोर बजने लगता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मांजरो जीजी को बोल रहा होता है कि अब बहुत हो गया, ईवल आई को मारना अब ज़रूरी है। कल मैंने आयाशी के लोगों को बुलाया, वो आएंगे और ईवल आई को अपने साथ ले जाके ख़त्म कर देंगे। जीजी ये सब सुनकर कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तभी मोमो साइको की तरफ देखती है और खूबी कुछ की बोलती है। तो मांजरो बोलता है कि तू उदास क्यों रहा है, तू क्या चाहता है साइको और मोमो की जान चली जाए। कल आयाशी वाले आएंगे और इस बार मैं रिचुअल खुद परफॉर्म करूंगा ताकि वो मर जाए और फाइनली मर ही जाए। ये बोलने के बाद वहाँ से जाने लगता है। और तभी मोमो जो होती है वो साइको की तरफ देखकर बोलती है कि आपको इसको रोकना चाहिए। और साइको चुपचाप बैठी हुई थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। तभी यहाँ पर जीजी सोच रहा होता है कि उसी की वजह से ये सब हो रहा है, तो ठीक है ईवल आई मर जाएगी, बट वो नहीं चाहता था कि वो मरे। पर उसके बाद हम देखते हैं कि बाहर ओकारुन और आयरा की आवाज़ आ रही होती है। ये लोग जैसे ही बाहर जाते तो वहाँ पे ओकारुन आयरा सब आए हुए होते हैं। तो सबसे पहले ओकारुन बोलता है कि मैं ईवल आई से लड़ना चाहता हूँ, उसको बाहर निकलवाओ, जीजी के ऊपर पानी डालो। मोमो उसको आगे समझाती कि ये सब बकवास बात है, तो उसको कभी नहीं हरा सकता, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसमें जान का खतरा है। वो कारण बोलता है कि अब वो ऐसा नहीं और अब वो उसको हरा के ही मानेगा। उसमें जब मोमो के ऊपर हाथ लगाया था तब उसको बहुत ख़राब लगा था और टर्बोग्रानी भी उसके साथ है इस बार। मोमो उसको मना करती है बट वो किसी की भी नहीं सुन रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि मांजरो साइको की तरफ देखता है बट साइको भी चुपचाप पूरा तमाशा देख रही थी। वो कारण फिर टर्बोग्रानी के मोड में आ जाता है, मतलब वो मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा, वो ईवल ऐसे सच में लड़ना चाहता है। मांजरो वहाँ पर आगे उनको रोकने की कोशिश करता है बट साइको उनको बोलते हैं कि लड़के की बात में दम है, छोड़ दे इसको, लड़ने दे। जीजी भी होकर उनको देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाते कि ये शायद ईवल आई को हरा सकता है। और उसके आगे आयरा वो पानी फेंक देती है सीधा के सीधा जीजी पे और जीजी बन जाता है ईवल आई। उसके ईवल आई बनते ही ओकारुन फुल स्पीड से ईवल आई के ऊपर अटैक कर देता है और ये एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। और एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ओकारुन और ईवल आई की लड़ाई चालू हो जाती है और ओकारुन अब ईवल आई को टक्कर दे पा रहा था बिकॉज ऑफ टर्बोग्रानी की प्रैक्टिस और वो बहुत धुआंधार तरीके से मार रहा था ईवल आई को। ईवल आई उस पीछे चला जाता है और ओकारुन उसके ऊपर मारने के लिए जाता है बट ईवल आई कूद जाता है। बट ओकारुन अचानक से उसके नीचे आकर उसकी छाती पे लात मारता है जिसकी वजह से वो हवा में उड़ जाता है। इन दोनों की लड़ाई बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही थी। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मुक्का चलाते हैं जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ये दोनों ही दूर जाकर गिरते हैं। ईवल आई पिटने के बाद हवा में जैसे ही जाता है तो वो इसके ऊपर डिमोनिक हाउस फेंकने की कोशिश करता है बट ओकारुन उससे बहुत आसानी से बच जाता है और फिर फुल थ्रॉटल मोड का यूज़ करके ईवल आई को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। बट फुल थ्रॉटल यूज़ करने की वजह से अब ओकारुन थक जाता है। अब जो ईवल आई होते हैं वो सीधा पिटने के बाद इनके घर पे जाके गिरता है, जो कि बचा खुचा घर था वो भी अब टूट जाता है। घर के टूटने के बाद वहाँ धुआं होता है और बचा कुछ घर टूट जाता है। ओकारुन वहाँ पे खड़ा होता है और अब फुल थ्रॉटल मोड की वजह यूज़ करने की वजह से अब वो अपने नॉर्मल मोड में भी नहीं जा सकता। ईवल आई उस ढेर में से बाहर निकलता है और कहते हैं कि उसको आज लड़के बहुत ज़्यादा मज़ा आया और आज वो ओकारुन से पूरा दिन लड़ना चाहता है और वो उसको जल्दी से ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहता है। बट ओकारुन फुल थ्रॉटल मोड यूज़ कर चुका होता है तो वो वापस नहीं ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ऐसा आयरा कहती है। बट ओकारुन इन लोगों को कहता है कि वो लोग पीछे रहे और बिल्कुल दखल अंदाजी ना करे। टर्बोग्रानी और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था ये सब चल क्या रहा है। टर्बोग्रानी इसको बोलते हैं आखिरकार तेरा प्लान क्या है, तेरे पैर भी कांप रहे हैं, तू मोड में भी नहीं जा सकता, इस स्पीड पे तो तू मारा जाएगा, ध्यान से कर जो भी करना है। ओकारुन के दिमाग में क्या चल रहा था अभी किसी को भी कुछ नहीं पता था और सबको लग रहा था कि ओकारुन बहुत बुरी तरीके से पिटने वाला है। उसके बाद ईवल आई उसके पास आकर बोलता है कि तूने अभी तक ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं करा है। अब ओकारुन का जवाब सुनने के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि आखिरकार ये सोच क्या रही ईवल आई को कैसा आएगा। तब ये बोलता है कि मेरे को कमज़ोरों पे हाथ उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। जिसे सुन के सब लोग पागल हो जाते हैं कि ईवल आई को कमज़ोर कह रहा है। ईवल आई कहता है कि मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ। तो ओकारुन उसको बोलता है कि अभी की लड़ाई जो है उसके बेसिस पे मैं जज कर रहा हूँ कि तू बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो मैं तेरे से बिल्कुल भी नहीं लड़ने वाला। पर वो भी कहता है कि अगर वो और ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा तो ओकारुन उनसे शायद लड़ लेगा। तो ईवल आई इसके लिए हाँ बोलता है पर ओकारुन कहता है
पर उसके लिए उसको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि किसी भी इंसान के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। ईवल आई इस चीज़ के लिए मान जाता है, बट ओकारुन कहता है कि तूने ही बोला था कि तू सारे इंसानों को ख़त्म कर देगा। तो ईवल आई अब एक बच्चे की तरह कूद कूद के बोल रहा होता है कि वो किसी को भी नहीं मारेगा, उसको बस ओकारुन से लड़ना है। और ये बिहेवियर देख के सब लोग चौंक जाते हैं कि ये ईवल आई जो इतना खतरनाक है, माउंटेन गॉड से कंपेयर करते हैं इसकी पावर को, ये बच्चे की तरह क्यों एक्ट कर रहा है। और यहाँ पर उसके बाद ओकारुन कहते हैं कि पर मेरा स्पूर होता है तो हम सिर्फ हफ्ते में एक ही बार लड़ेंगे। साइको समझ जाती कि यहाँ पर सब क्या चल रहा होता है, ओकारुन का प्लान क्या है। टर्बो ग्रानी जैसे मोमो के पास जाती है तो मोमो पूछती कि तुम दोनों की क्या बकवास चल रही है, मुझे भी तो बताओ। तो टर्बो ग्रानी बोलती है कि हाँ ज़रूर मैं बताती हूँ ना। और उसके बाद हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे ओकारुन बताता है कि ईवल आई एक बच्चे की तरह है, जिसको खेलने में और किसी को कत्ल करने में कोई फ़र्क नहीं जानती, और उसको बस एक कंपेनियन चाहिए जो उसके साथ खेले। तो ओकारुन वो कंपेनियन बनेगा, पर उसको ऐसा कंपेनियन चाहिए जो इक्वली स्ट्रॉन्ग है। तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले उसकी पिटाई करनी पड़ेगी ताकि उसका अटेंशन ओकारुन को मिल सके। तो ओकारुन का यही प्लान चल रहा था। अब वो उसको कहता है कि तू प्रॉमिस कर, तू किसी भी इंसान को नहीं मारेगा, तभी हम लोग एक हफ्ते में एक बार लड़ेंगे। तो प्रॉमिस करता है और फिर अपनी चड्डी उतार के उसको दे देता है और कहते हैं कि ये अंडरवेयर मेरे को मना करती है और कहती है इंसानों को मार दो, तो ये तू तब तक रख ली जब तक मैं तेरे को भूत ना बना दूँ मार मार के। तो ओकारुन भी कहता है कि हाँ जब तक तू मुझे नहीं हराएगा तब तक ये मेरे पास ही रहेगी। और फिर उसके बाद ईवल आई बोलता है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तेरे को बहुत मारूंगा। तो उसके बाद वो जीजी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे ही वो जीजी में ट्रांसफॉर्म होता है तो जीजी पूछता है कि क्या मैंने फिर किसी को मारा। तो ओकारुन उसको मना करता है और कहता है कि अब हम सब नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, उसने ईवल आई को हमेशा के लिए शांत कर दिया है। जीजी सुन के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, पर तभी वो देखते हैं कि सब लोग उससे मुंह फेर के खड़े हैं, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। पर तभी वो देखते हैं कि वो इन सब के सामने नेकेड खड़ा है क्योंकि उसके कपड़े तो उतार दिए। अगले दिन मानजीरो के जाने का वक्त हो जाता है और वो अपने साथ वो अंडरवेयर भी ले जाता है क्योंकि वो एक कर्स ऑब्जेक्ट बन चुका है। जाते जाते मोमोज को कहते हैं कि अगली बार जब उसे श्राइन घूमने आएंगे तो उनको अच्छे से घुमाएं, क्योंकि इस बार तो उन्होंने घूमा ही नहीं। तो वो कहते हैं कि घूमने का तो पता नहीं, पर मैं बूट ट्यूबर बन के लौटूंगा अगली बार। सब लोग इसको सी ऑफ करते हैं और मानजीरो अपने श्राइन वापस चले जाता है पूरे 10 एपिसोड्स के बाद। उसके आगे हम देखते हैं कि जैसे ही लोग बाय कर रहे होते तभी एक और गाड़ी की आवाज़ आती है इनके पीछे से, और जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो ये देखते हैं कि जीजी के पेरेंट्स भी आ चुके हैं जीजी को लेने के लिए। वो साइको को बोलते हैं कि उसने जो ख्याल रखा उसके लिए थैंक यू, पर साइको बोलते हैं कि नहीं मैंने इस बार अच्छे से ख्याल नहीं रखा। ये देख कर ये लोग सब चौंक जाते हैं कि साइको कैसे इतना अच्छे से बात कर सकती है किसी से। उसके बाद वो जीजी को बोलती है कि अभी भी ईवल आई तेरे अंदर ही और अभी भी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, लोगों की मौतें हो सकती है, तो अगर तेरे को कभी भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ वापस आ जाइए, वरना बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। जीजी ये सारी बातें सुनता है, समझता है और उसके बाद सबको थैंक यू बोलते हैं क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से ईवल आई को कंट्रोल पर आया और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएगा। और सबको थैंक यू बोलकर ये अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से निकल जाता है। ओकारुन और आयरा के भी जाने का वक्त आ जाता है क्योंकि ये लोग यहाँ पे रहते थोड़ी है, इनका भी अब जाना पड़ेगा वापस क्योंकि ईवल आई तो जा चुका है। तो आयरा वहाँ से निकल जाती है। ओकारुन मोमो को बाय बोलता है, पर मोमो उसको रिटर्न में बोलती है कि क्या तेरे को सिर्फ मेरे को बाय बोलना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ओकारुन शर्माने लगता है, उसको कुछ समझ नहीं आता। और फिर ये बहुत अजीब सी एक्शंस होते हैं इधर, बहुत अजीब से मोमेंट्स होते हैं, इनकी क्यूट मोमेंट्स कह सकते हो। और ये देखते हैं ये लोग ये सारी हरकतें कर ही रहे होते हैं, तभी आयरा का ध्यान मोमो पे चला जाता है और वो देख लेती है इसको करते हैं, जिसकी वजह से वो आके मोमो से लड़ने लगती है और इनकी गुत्थम गुत्थी चालू हो जाती है। ओकारुन आयरा को पकड़ के वहाँ से जाने लगता है और मोमो को फिर से बाय बोलता है, पर इस बार मोमो ने नहीं रोका कि बस बाय बोलेगा, क्योंकि इस बार हाथापाई हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि मोमो बोलते हैं अब घर पूरा अकेला हो गया। जब ये लोग वापस जाते हैं तो ये देखते हैं घर अकेला छोड़ो, घर ही नहीं रहा इनके पास। तो साइको बोलते हैं कि क्यों ना हम हॉट स्प्रिंग में जाए, थोड़ा आज का रेस्ट ले। तो ये सुन के टर्बो ग्रानी और मोमो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग हॉट स्प्रिंग में जाते हैं, वहाँ पे अच्छे से नहाते वहाते हैं, खाना वाना खाते हैं, मसाज करवाते हैं। पहले तो इन्होंने अच्छे से नहाया, फिर इन्होंने मसाज कराई दबा के, फिर इन्होंने उसी के रेस्टोरेंट में खाया, फिर वापस हॉट स्प्रिंग में गए। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद ये लोग वहाँ से निकलते हैं। टर्बो ग्रानी तो इतनी ईजी हो गई थी कि वो सो ही गई इसके पास। फिर ये बोलती कि इनके पास पैसे ही नहीं है अब घर बनाने के लिए। तो मोमो बोलती कि अभी तो उसने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन ही करी है, तो इसके पास भी अभी पैसे नहीं है। तो साइको बोलती कि तुम्हारे से पैसे कौन मांग रहा है, मैं तुम्हारी दादी हूँ। तो मोमो कहते कि आपको किराया लेना चालू कर देना चाहिए, इतने सारे लोग घर पे रहते हैं, आपको सारा बोझ अपने ऊपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट साइको बोलते कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, तुम्हारी दादी को कम मत समझो। उसके बाद जैसे ही घर जाते तो वहाँ पे माइनक्राफ्ट जैसा कोई रोबोट खड़ा हुआ होता है। वो रोबोट को देखते ही ये दोनों उसको लात मार के गिरा देते हैं। पर तभी इनके पीछे से आयरा, ओकारुन, मैंटिस का बच्चा सब लोग आ जाते हैं। तो इनको समझ में आता है कि ओकारुन और आयरा ही मैंटिस के पास गए थे मदद मांगने के लिए, और ये जिस रोबोट को मारा इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन वाला दोस्त है मैंटिस का, जो घर बनाने में मदद करने आया था। मैंटिस बोलते कि वो सब लोगों की मदद करेगा और ये घर वापस बना देगा, और एक कंस्ट्रक्शन वाला दोस्त थोड़ा गुस्सा हो जाता है। साइको बोलती कि ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कोई मदद नहीं चाहिए। पर ओकारुन बोलता कि साइको ने भी तो उसकी इतनी मदद करी है, तो अब पे बैक करने का वक्त आ चुका है। साइको पहले तो मान नहीं की थी, बट बहुत मनाने के बाद साइको मान गई और बोला कि अच्छा छोड़ो, चालू करो काम, जल्दी चालू करोगे तो जल्दी ख़त्म होगा।
मैंटिस अपने साथ नैनो पार्टिकल का बॉक्स रहता है। अगर आपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का स्टार्टिंग वाला सीन देखा तो उसमें भी वही नैनो पार्टिकल यूज़ होते हैं। तो इसको किसी भी तरीके से मोल्ड करके हम किसी भी स्ट्रक्चर में बदल सकते हैं और जो भी आप अपने दिमाग में इमेजिन करोगे वैसा ही बन जाएगा। अभी आयरन मैन जैसे नहीं बट थोड़ा सिमिलर है। उसके बाद ये लोग यूज़ करते हैं इस नैनो पार्टिकल के बॉक्स को। अब ये जैसे यूज़ करते थे पहले तो बुद्धा बनाते और इसको याद रखना। इसके बाद ये अपना घर वर बनाना चालू करते सारे लोग और सब मिलकर घर बनाने में लग जाते हैं। ये तो मैंटिस के बच्चे के साथ खेल रही तो टर्बो ग्रैनी तो आराम से सो के एंजॉय कर रही थी। पूरी रात लग जाती है इनको अपना घर वापस बनाते बनाते, पर इस बार ये इनडिस्ट्रक्टेबल था, मतलब जितनी बार टूटेगा उतनी बार वापस बन जाएगा और सुबह तक इनका घर एकदम रेडी हो जाता है। ओकारुन कहते हैं कि उसको ये अपना घर जैसा लगने लगा था, तो ये टूटा जब पड़ा हुआ था तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मोमो कहती है कि इसको वो अपना घर समझ सकता है और उसको जब मन करे वो तब यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर मोमो साइको दोनों इन लोगों को बाय बोलती है और अब फाइनली अपने अपने घर में जाती है सोने के लिए। पर जैसे ही अपने घर में जाती है तो हम देखते हैं कि जीजी के पेरेंट्स भी इनके घर पर आ रहे होते हैं इनका घर ठीक करने के लिए, क्योंकि इनके बच्चे ने सब तोड़ा होता है। पर जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि पूरा का पूरा घर पहले से ही बन रखा होता है। ये सारा शोर सुन के मोमो बाहर आती है और वो इन लोगों को शांत रहने के लिए बोलती है, क्योंकि साइको पहली बार बहुत टाइम के बाद शांति से सो रही है तो उसको सोने दो। अगले दिन हम देखते हैं कि मोमो और जीजी स्कूल जा रहे होते हैं। मोमो उससे ईविल आई के बारे में जैसे ही पूछती है तो जीजी बताते हैं कि ईविल आई तो 3-4 बार आ चुका है। तो मोमो इसमें की शौक हो जाती है, बट वो कहते हैं कि उसने कोई तबाही नहीं मचाई, अपना प्रॉमिस निभा रहा है, क्योंकि किसी इंसान को नहीं मारेगा और कुछ भी नहीं करेगा। और अपने उसको लग रहा है कि उन दोनों का कोई कनेक्शन भी होने वाला है। जीजी रास्ते में पूछता है मोमो से कि क्या उसको किसी से प्यार हुआ है। तो जीजी की बात सुन के मोमो चौंक जाती है और एकदम शर्माने लगती है। और थोड़ी जब वो होश में आती है तो ये दोनों वापस लड़ने लगते एकदम बचपन की तरह, और सब अब नॉर्मल हो चुका है। देखकर अच्छा लगा थोड़ा। जीजी के सारी दोस्त यहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है कि वो कैसा है, बहुत दिनों बाद स्कूल आया वगैरह वगैरह, और इसको 1-2 कोल्ड ड्रिंक पिला देती है जिसकी वजह से ईविल आई बाहर आ जाता है। ईविल आई कहता है कि वो इन सबको मार देगा और सारे इंसानों को ख़त्म कर देगा। ये सारी बातें हो ही रही थी तभी वहाँ पे मोमो आ जाती है और ईविल आई को खींच कर वहाँ से ले जाती है। मोमो उससे भीख मांगती है कि भाई स्कूल में मत कर, स्कूल में कहाँ से आ गया तू, प्लीज़ जीजी को वापस ले दे, स्कूल इज़ द वर्स्ट प्लेस जहाँ पे तू आ सकता है। पर ईविल आई सबसे मना कर रहा होता है। तभी ईविल आई जब वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है तो उसको आवाज़ आती है फुटबॉल की और उसको अपने डिमोनिक बॉल की याद आती है। तो वो ग्राउंड में भागता है। सब नॉर्मली फुटबॉल खेले थे, वो तेज़ी से इतनी तेज़ बॉल लेके आया, सबको तो लग रहा था कि ये जीजी है और जीजी अब फुटबॉल टीम ज्वाइन करना चाहता है। पर जीजी ने जैसे ही उस बॉल पे पंच मारा खींच के तो सारे के सारे इंसान नेट में गिर गए। लगता है नॉर्मल इंसानों को अपनी नेकेड आई से ईविल आई नहीं दिख रहा था। अब मोमो को कोई भी चीज़ गर्म चीज़ नहीं मिल रही थी जिसको पिला के ईविल आई को भगा सकती है। तो अब वो सोचती है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसको ईविल आई को क्लासरूम में ले जाती है, विच इज़ द वर्स्ट थिंकिंग यू कैन एवर हैव। उसके बाद जैसे ही क्लास में जाते तो ईविल आई शोर मचा रहा होता है। तो मोमो उसको बोलती है कि वो शोर बताए यहाँ पे सब पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसको समझ नहीं आ रहा होता है कि नोटबुक पेन से करना क्या, और उसको गुस्सा आ रहा होता है। पर तभी वो बाकी बच्चों को देखता है जो कि पेंसिल से लिख रहे होते हैं नोटबुक के ऊपर, तो वो भी अब कॉपी करने की कोशिश करता है और बहुत ज़्यादा ड्राइंग कर देता है, जो कि मेरे को थोड़ा क्यूट लगा बच्चे की तरह। कैंटीन में मोमो उसको नूडल खाना सिखाती है, क्योंकि वो हाथ से नूडल खा रहा था, उसको कैंटीन में भी कोई गर्म चीज़ नहीं मिली थी। अब ये जैसे नूडल खा रहा था उससे खाया नहीं जा रहा था, तो ये वापस अपनी पावर्स का यूज़ करता है और वापस हाथ से खाना चालू कर देता है। ईविल आई धीरे धीरे नॉर्मल वर्ल्ड में अडाप्ट हो रहा है। क्लासरूम में शांति से बैठा होता है तो मोमो की दोस्त उससे बात करती है कि क्या उसने अपार्टमेंट के बारे में सुना जहाँ पे गोल्डन बॉल सबको परेशान कर रही है। तो वो उसको फोटो दिखाती है और फोटो में वो ओकारुन की बॉल्स थी गोल्डन वाली, क्योंकि अभी तक सीजन 1 के बाद तक अभी तक वो बॉल्स घूमी हुई थी, उनको मिली नहीं थी वापस। तो एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत होती है एक नए कैरेक्टर से जिसका नाम है किंता साकाता, जो कि सुबह 5-5:30 बजे उठ के स्कूल के लिए रेडी होता है, अपने बाल बनाता है गाना गाते गाते, और रास्ते पे फुल नाच गाते हुए स्कूल पहुंच रहा होता है। और हमें लग रहा था बहुत सोशली टाइप बंदा है, मतलब बहुत सोशल और पॉपुलर है। बट जैसे ही स्कूल के अंदर घुसता है तो उसकी बोलती एकदम बंद शर्ट, एकदम कुछ भी नहीं बोलता। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब ओकारुन पहली बार मोमो के लिए वेट कर रहा था गेट पे, तब वहाँ पर उसको मोमो मिलती है। सॉरी, मोमो वेट कर रही थी ओकारुन के लिए, और ओकारुन और मोमो पहली बार दोस्त की तरह स्कूल के अंदर घुसते हैं। और ये चीज़ किंता साकाटा साइड में खड़े होकर देख रहा था और उसको बहुत जेलसी भी हो रही थी। तब से ये ओकारुन की क्लास में बैठा रहता था और उसी के साथ पढ़ता था ये। जब ओकारुन और मोमो एक दूसरे को एपिसोड 2 या 3 में ढूंढने के लिए निकले थे कैंटीन की तरह और मोमो उसको लाइब्रेरी की तरह, तब इनके पीछे पीछे किंता साकाता भी ओकारुन के पीछे चला गया था, क्योंकि वो ओकारुन का पीछा कर रहा था। और जब भी लोग थक हार के बेंच के ऊपर बैठे हुए थे एक दूसरे को ढूंढ नहीं पा रहे थे, तब ओकारुन जिस बेंच पर बैठा था उसी बेंच के सामने किंता साकाता भी बैठा होता। और किंता साकाता बैठा ही हुआ था, तब वो भी देख लेता कि ये दोनों जब टकराते हैं और इन दोनों की जब गलती से किस हो जाती है अनकॉन्शियसली,
तब वो किंता साकाता देख लेता है और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। अब अगले दिन से किंता साकाता ओकारुन से बात करने की कोशिश कर रहा था, बट वो खुद भी बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट होता है तो वो बात करना शुरू नहीं कर पा रहा था। और ओकारुन भी इस इंट्रोवर्ट को उतना ध्यान नहीं देता है और आगे बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों इंट्रोवर्ट होते हैं तो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। और अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जब ये बंदा मेहनत कर हिम्मत करके ओकारुन से आकर बात करने लगता है और पूछता है कि ओकारुन तो दिखता भी उतना कुछ खास नहीं है, उसकी शक्ल भी उतनी कुछ खास नहीं है, चश्मे पहनता है, हाइट भी छोटी है, कि ये सारी डिफ़ॉल्ट चीज़ें होने के बाद भी उसने मोमो जैसी सुंदर लड़की को कैसे पटा लिया। और मोमो छोड़ो, उसने तो आयरा को भी पटा के रखा है। तो दरअसल ये इतना लड़कियों में पॉपुलर किया, वो उससे राज पूछता है उसका। अब ओकारुन कुछ बोल पाता और जवाब दे पाता, उससे पहले मोमो वहाँ पर आ जाती है और इन दोनों के बीच में घुसकर बोलती है ओकारुन को कि मुझे तुम्हारी सोने की बॉल मिल चुकी है, जिसे सुन के किंता साकाता बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और एकदम शॉक में चला जाता है। अब ओकारुन को चुप रहने के लिए बोलता है तो मोमो समझ जाती है क्या करना है और वो सॉरी बोलती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो इन दोनों की बातों के कॉन्वर्सेशन के बीच में आ गई है। और वो पूछती है क्या तुम ओकारुन के दोस्त हो? तो फिर वो कहते हैं कि हाँ, तुम हमें दोस्त कह सकते हो, हम एक ही तरह की बातें कर रहे थे और हम बकवास बात कर रहे थे तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मोमो ओकारुन के पास वापस पहुंचती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी सोने की बॉल मिल चुकी है। अब किंता साकाता ये सुनकर एकदम श्योर हो जाता है कि लड़कियों को पटाने का एक ही तरह है, एक तरीका है, उनसे गंदी गंदी बातें करना, जैसे ओकारुन करता है। और उसके दिमाग में ये चीज़ फीड हो जाती है कि उसको भी यही सारी हरकतें करनी है, ऐसे ही वो पॉपुलर होगा। उसी के बाद यहाँ पर क्लास की जो मॉनिटर वाला ग्रुप होता है, टॉपर्स का ग्रुप होता है, वो आकर मोमो को बोलता है कि तुम बाकी क्लासेस में जाकर बात करना बंद करो, क्योंकि इससे बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं और वो पढ़ नहीं पाते हैं। अब मोमो उनसे ये सब सुनकर बोलती है कि अच्छा ठीक है, मेरी गलती है, और उनको सॉरी बोल के यहाँ से ओकारुन को लेकर जाने लगती है। मोमो ओकारुन को बोलती है कि बाहर चलकर बात करते हैं, जिसपे वो क्लास मॉनिटर को लगता है कि ये ज़बरदस्ती ओकारुन को ले जा रही है। तो ओकारुन को बोलती है कि अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, वरना जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मोमो को इस बात का बहुत बुरा लगता है और इसी बात के चक्कर में मोमो की और उस क्लास मॉनिटर के आपस में झगड़ा चालू हो जाता है। ओकारुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है और मोमो और क्लास मॉनिटर बहुत बुरी तरीके से झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे किंता को लगता है कि ओकारुन के तब लड़कियां झगड़ा भी करने लग गई हैं, तब उसे भी कुछ करना पड़ेगा। और वो इन सब के सामने एक बहुत ही गंदा परवर्ट वाला जोक मार देता है। इसे सुन के सब लोग उसको घूरने लगते हैं और सब लोग एकदम क्रीप आउट हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और ये लोग जा रहे होते हैं और ये लोग बात कर रहे होते हैं। मोमो बोलती है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब वो क्लास मॉनिटर तुम्हें डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी। ओकारुन बोलता है कि मुझे तो बोलने का कुछ मौका ही नहीं मिला था, कि जब तक मुझे कुछ समझ आता तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी और आज तक ऐसा कभी नहीं किसी ने मेरे को डिफेंड नहीं करा था। तो पता नहीं आज वो लड़की क्यों लड़ रही थी। और ये सब देख के मेरे को ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा कि मेरे लिए लोग ऐसे बोलना चालू कर दे, क्योंकि क्लास में मुझसे आज तक कोई बात नहीं करना था। तो मोमो बोलते क्योंकि अब तुम कूल हो गए हो ना, इसलिए लोग तुमसे बात करना चाहते हैं और तुम्हारे लिए बात करते हैं। तो ओकारुन बोलते कि क्या इसका मतलब मैं अभी सिग्मा बॉय बन चुका हूँ? और ये लाइन सुनने के बाद मोमो को बहुत तेज़ी से हंसी आने लगती है कि इसने अपने आप को सिग्मा बॉय बुलाया। उसके बाद वो शांत होती है और कहती है कि तुम्हारी बॉल ढूंढने के लिए हमें उस अपार्टमेंट में जाना ही पड़ेगा। और ये उस अपार्टमेंट की तरफ ही जा रहे होते हैं। तभी हमें इस टनल की दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक आदमी रुका हुआ होता है। फिर हमें गोल्डन बॉल दिखाई जाती है। उसके बाद वो आदमी और कोई नहीं होता, वही नया कैरेक्टर होता है जो स्टोर टीम में आया होता है। और ये छुप छुप के इनकी बातें सुन रहा था कि ये लोग यहाँ पर कौन सी गंदी बातें कर रहे हैं, ताकि मैं भी इनसे टिप्स ले लूँ और मैं भी लड़कियाँ पटाना सीख लूँ। क्योंकि ओकारुन में ऐसा कुछ खास तो है नहीं जो मेरे में नहीं है, तो मैं भी गंदी बातें करूँगा और लड़कियाँ सारी की सारी पटा लूँगा। ये इसका प्लान था फोन दूंगा। इसका प्लान ये था कि ये भी गंदी बातें सीखेगा और शायद ओकारुन की तरह ही मोमो जैसी कोई सुंदर लड़की पटा लेगा या उससे भी ज़्यादा बेटर। पर ये बकवास सोचते सोचते ये मोमो और ओकारुन के पास आया था और सोच रहा था कि ये आखिर करने क्या है। तभी इसका पैर गलती से कैन पर लग जाता और आवाज़ होती है, जिसकी वजह से ये लोग इसको देख लेते हैं। उसके बाद ये बहाना मारते कि ये इसका भी घर इसी तरफ है। पर तभी यहाँ पर सारी की सारी लाइटिंग्स और सब चेंज हो जाता है और ये उड़ के मोमो की तरफ जाने लगता है, लेविटेट कर रहा होता है। इसको लग रहा होता है कि इसका भी मोमो के साथ किस होने वाला है इस तरीके से। तो पर तभी ओकारुन जो होता है वो टर्बो ग्रानी में ट्रांसफॉर्म होता है और मोमो को साइड कर लेता है, जिसकी वजह से वो मुंह के बल जाके गिरता है। अब यहाँ पर इनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, पर तभी वो गोल्डन बॉल इनके सामने आ जाती है। वो मोमो अपनी पावर से उसको रोकने की कोशिश करती है, बट वो गोल्डन बॉल ओकारुन के सामने आ जाती है। ओकारुन कहता है कि ये कोई नॉर्मल बॉल नहीं है और इसके पीछे ज़रूर किसी क्रिएचर या मॉन्स्टर का हाथ है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये बोलने के बाद ही मोमो बोलती है कि हमें इसको किसी भी तरीके से रोकना पड़ेगा और उसके बाद जो गोटी होती है वहाँ से भाग जाती है। तो मोमो ओकारुन के ऊपर बैठती है और वहाँ से चलने लगती है। तभी वहाँ पर ये बोलता है कि मोमो उसको बोलती है कि हमारे बैग्स का ध्यान रखना, वरना तेरी ऐसी तैसी कर दूंगी। तो वो बोलते हैं कि अब तो तुम उसके ऊपर चढ़ गई हो, अब क्या करोगी? तो मोमो बोलती है कि फालतू की बातें करना बंद कर दे, वरना मैं तेरे को बहुत मारूंगी, बस हमारे बैग्स का ख्याल रख। फिर वो बोलता है कि जब ओकारुन ऐसी बातें करे गंदी तो वो ठीक है, पर जब मैं करूँ तो तुम्हें अजीब लगने लगता है। तो मोमो बोलता है कि अरे ऐसी अजीब बातें करना छोड़ और उस बॉल को पकड़ जाके। और मोमो और ओकारुन दोनों उस बॉल के पीछे भाग रहे होते उसको पकड़ने के लिए, बट वो बॉल बहुत ज़्यादा तेज़ होती है।
ओकर उनके पास टर्बो ग्रैनी की पावर होने के बावजूद भी उस बॉल को पकड़ ही नहीं पा रहे थे और वो बॉल इन लोगों को उठा उठा के दे के मार रही थी दीवारों में और ऊपर छत के ऊपर आ जाती है। उसको पकड़ने की कोशिश करते बट ओकारुन और मोमो दोनों छत के नीचे गिर जाते हैं। ओकारुन तो मोमो को बचाने के लिए छत से कूद गया था वरना मोमो को चोट लग जाए। तो ओकारुन और मोमो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इस बॉल के पास इतनी ताकत आ कहाँ से रही है। उसके बाद उनको ऊपर से की माले से किंता की आवाज़ आती है चिल्लाने की। अब ये दोनों वापस से ट्रांसफॉर्मर के उसके पास जाने लगते कि ये कहीं मर मुरा ना जाए। वो बिल्डिंग से नीचे गिरा होता है बट तब भी ओकारुन वहाँ पर आते हैं और मोमो उसको अपनी पावर से बचा लेती है। मोमो उसको कहती है कि मैंने तुझे बोला था ना हमारे बैग का ख्याल रख, तो तू यहाँ पर क्यों आ गया। तो वो बोलता है कि मैं तो बस तुम्हारा पीछा कर रहा था। तभी वहाँ पे वो गोल्डन बॉल आ जाती है। तभी किंता कहता है कि अब बहुत हो गया, अब इसका सामना मैं करूँगा। और मुझे लग रहा था इसके पास भी कोई पावर होगी बट एक गधे का बच्चा जाता है और सीधे जाके धरती पे गिर जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि ये ज़रूर 3 रिफ्लेक्शन ऐसी कुछ चीज़ का यूज़ कर रही है। तो उन लोगों को समझ नहीं आता कि क्या बोल रहा है। तो वो बोलते हैं कि अगर हम इसको 3 डायरेक्शन से देखेंगे तो दिखने लगेगी। तो किंता इसका पीछा कर रहा होता है, गोल्डन बॉल भाग रही होती है। तभी ओकारुन जो होता है वो उसके सामने से आ जाता है बेल बजा कर कैसे भी, और मोमो साइड से आती है जिसकी वजह से वो गायब एंटिटी इन लोगों को दिखने लगती है। अब वो एंटिटी जैसी दिखती है तो मोमो उसको अपनी पावर से रोक लेती है और उसके बाद ओकारुन फुल थ्रॉटल मोड का यूज़ करता है और फिर उस एंटिटी को एक बहुत जोर का अटैक मार देता है। मोमो किंता से पूछते कि आखिरकार उसको ये सब कैसे पता था। तो वो किंता बताता है कि अगर कोई एंटिटी हमें दिख नहीं रही है तो ज़रूर कोई साइंस फिक्शन टेक का यूज़ कर रही है जिसके बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है। एक 3 रिफ्लेक्शन टेक वही उसके बारे में ज्ञान देता है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद ये लोग नीचे देखते तो वो काइजू जैसा दिख रहा था एक, पर उसके पास उस ओकारुन की बॉल नहीं थी और इसको देख के ओकारुन की आंखें चमक जाती क्योंकि काइजू भी एक तरह का एलियन ही होता है। और एपिसोड 1 में हमने देखा था कि ओकारुन को एलियन बहुत ज़्यादा पसंद है, पर इसकी बॉल आखिरकार गई कहाँ। उसके बाद वहाँ पर किंता बोलता है कि तुम लोग गंदी बातें करते हो तो ठीक है बट मैं कर दूँ तो गलत है, तुम लोग बहुत हिपोक्रेट हो। उसके बाद ये लोग घूम कर जब जाने लगते हैं तो वो गंदी बातें कर रहा होता है जिसकी वजह से मोमो उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से लाते मारने लगती है। मोमो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी क्योंकि भाई बार बार गुंडी बातें करे जा रहा था। उसके बाद ये पीछे मुड़ते तो काइजू साइज़ में बहुत बड़ा हो गया था और बिल्कुल गॉडजिला की तरह लग रहा था। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 10 ख़त्म हो जाता है। तो जैसा कि काइजू बड़ा हो चुका था और वो सारे लोगों पर अटैक करना चालू कर देता, तो ये लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उस बिल्डिंग से निकलना इनका पहला मोटिव था, वरना ही काइजू उनको तबाह कर देता। तो ये बदला बताता है ओकारुन की पूरा स्काई ब्लैक हो चुका है, मतलब ये एक एलियन है, इसने किसी तरह का डोमेन एक्सपेंशन किया है और इस डोमेन के अंदर सिर्फ पावर वाले लोग ही रह सकते हैं। बट मेरा एक क्वेश्चन है, अगर सिर्फ पावर वाले लोग रह सकते हैं तो किंता क्यों अभी तक इधर है। उसके बाद ये लोग अपनी जान बचा के भाग रहे थे। उसके बाद दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो सोच रहे थे कि वो इतने बड़े काइजू से आखिरकार लड़ेंगे कैसे, क्योंकि ये काइजू साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। दूसरी तरफ यहाँ पे ये दोनों भी मिल जाते हैं, आयरा और जीटी, क्योंकि इनके अलावा सारी लोग गायब हो चुके थे। तब इनके सामने वो तीनों भागते हुए आते हैं और उनके ऊपर एक बहुत बड़ा काइजू होता है। तो अब ये 5 के 5 पावर रेंजर्स यहाँ से भागना चालू कर देते हैं। उसके बाद किंता वहाँ पर गिर जाता है और उसको वो काइजू कुचलने ही वाला होता है, पर तब भी वहाँ पे ओकारुन उसको बचा लेता है और आयरा अपनी पावर का यूज़ करके उसकी टांगों पे मारती है। मोमो भी अपनी पावर यूज़ करती है। मोमो उसको बोलती है कि तुम जल्दी से जाओ और इसको वहाँ पे छोड़ जाओ, ले जाओ उसको बस बैटल फील्ड से। आयरा बोलती है बॉस मैं हूँ, और आयरा भी वही कहती है कि जल्दी इसको लेकर जाए क्योंकि किसी काम का है नहीं यहाँ पे। और ये सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं और ये आयरा, मोमो, ओकारुन ने तीनों मिलकर उस एंटिटी पे अटैक कर रहे होते हैं, बट काइजू को खरोच भी नहीं आ रही होती। फिर आयरा अपने बालों से उसको रोकने की कोशिश करती है, उसको अंधा करने की कोशिश करती है, बट वो अंधा नहीं होता। वो अपनी कुछ पावर यूज़ करता है और अपनी सींग से एक इलेक्ट्रिक बीम मारता है सबके ऊपर। फिर आयरा एक गाड़ी लेते है और उस गाड़ी से उसके मुंह पर मार देती है, जिसकी वजह से वो भी नीचे गिरता है और गिरते वक्त उन दोनों को चोट लग जाती है। उसके बाद मोमो गाड़ी का यूज़ करती है और उसके पैरों पे मारती है, और पैरों पे मारने की वजह से वो नीचे गिरता है, बट उसकी जो कोच होती है वो इन दोनों को आकर लग जाती है। उसके बाद वो एक खंबा ही देकर मार देती है आयरा उसके मुँह पर। बट अब काइजू बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था और वो सीधा आयरा को पकड़ ही लेता है, बट मोमो अपनी पावर का यूज़ करके आयरा को छुड़ा लेती है। उसके बाद आयरा को समझ नहीं आ रहा था कि उसको हराए कैसे, क्योंकि ये लोग अब बहुत ज़्यादा ताकत यूज़ कर रहे थे और काइजू को कुछ भी असर नहीं हो रहा था। ये लोग सब छुप चुके थे क्योंकि इन लोगों के पास कोई शक्ति नहीं थी उसको हराने के लिए। काइजू पूरे शहर में डिस्ट्रक्शन मचा रहा था, अपनी बीम हर जगह मार रहा था। इसको ओकारुन और मोमो दोनों मिल जाते हैं और वो उनके ऊपर बीम मारता है, बट मोमो अपनी ताकत का यूज़ करती है और उस बीम को रोक लेती है। ओकारुन बताता है ये ज़रूर डायनासोर का कोई वंशज होगा जिसको वो लोग स्पेस में लेके गए और स्पेस में इस तरह इवॉल्व हुआ होगा। अगर हमको इसकी कॉस्मिक एनर्जी का लाइट सोर्स मिल गया तो हम इसको शायद रोक सकते हैं। इनको लाइट सोर्स तो ढूंढना, बट वो लाइट सोर्स है कहाँ पे, वो क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं पता होता। आयरा अपनी पावर्स का यूज़ करके उससे लड़ रही होती है। वो बीम मारता है आयरा पे, बट आयरा अपनी स्पीड से बच रही होती है। तभी वो उसकी बीम उसी को देकर मार देती है और वो सीधा जाके काइजू को लगती है, जिसकी वजह से काइजू धरती पे बीत जाता है, मतलब पसर जाता है। उसके बाद आयरा वहाँ पर आती है और उसको लग रहता है कि काइजू तो अब मर गया या डर के भाग गया, और अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आती है। बट काइजू वहाँ पे इनविजिबल हो रखा था, वो वापस अपने नॉर्मल मोड में आते हैं और आयरा भी अपने काइजू वाले मोड में आती है और वो इसके ऊपर एक बीम
मारते जो उसको लग जाती है। दूसरी तरफ जो जीजी होते हैं वो इसको लेकर यहाँ से जा रहे होते हैं। किंता पूछ रहा होता है कि सब हो क्या रहा है, तो जीजी बोलते हैं कि तुम अपना पसीना मेरे पे मत गिराओ वरना ईविल आई बाहर आ जाएगा। किंता को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो अपना मुंह लेता है और उसके ऊपर पूरा रगड़ देता है और बोलता है कि ये ले। उसके बाद वो ईविल आई में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, बट वो किसी तरीके से अपने आप को रोक लेता है। बट किंता को बोलता है कि अगर तूने अब ये करा तो देख लो तेरी ऐसी तैसी हो सकती है। बट किंता नहीं सुनता और वो अपना मुंह किसी भेड़िए की तरह घुमाता है, जिसकी वजह से सारा पसीना उसके ऊपर जाता है और वो ईविल आई के में बदल जाता है। और अब उसके बाद किंता देखता है कि उसका शक्ल सही में बदल गया है। ईविल आई उसको बोलता है कि अबे मोटे तू कौन है, तेरे को मरने का माने क्या। बट ये बोंदू ईविल है वो समझा पाता है। उससे पहले जीजी के हाथ में जो बैग था ओकोरन का, वो बैग लेके सीधा फेंक देता है और अपनी तरफ निकलने लगता है। बट तभी किंता बोलता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, मोमो ने तुम्हें ऑर्डर दिया था कि घर चलो। अब ईविल है को ये सुन के लगता है कि आज ओकारोन से लड़ने का दिन है और इसलिए अब उसको मोमो के घर जाना है, तो वो बड़ी खुशी से ओकारोन से लड़ने के लिए जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं किंता भी उसके पीछे जाते हैं और आगे हम देखते हैं कि आयरा को बीम लगने के बाद वो नीचे पसड़ी हुई थी और वो काइजू उसके ऊपर मुक्का मारने वाला था, बट वो करण फुल थ्रॉटल का यूज़ करके आयरा को बचा लेता है। ये दूसरी बार था जब उसने फुल थ्रॉटल यूज़ करा था, जिसकी वजह से वो और फुल थ्रॉटल यूज़ नहीं कर सकता और अब वो ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकता। गिरने ही वाला था बट तभी उसको मोमो ने बचा लिया था। तभी वो काइजू भी आकर उनके ऊपर हमला करता है, बट किसी तरीके से ये लोग बच रहे थे और एकदम सर्वाइवल वाले पे जी रहे थे, मतलब हराना तो दूर की बात है। मोमो इनको अपनी पावर्स का यूज़ करके अपने घर पे ले आती क्योंकि यहाँ पे बैरियर लगा था, तो ये लोग यहाँ पर सेफ रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर इनके पीछे पीछे पहले हम देखते हैं कि आयरा बेहोश होने का नाटक कर रही थी और वो गले लगी हुई थी, तब मोमो यहाँ पर आती है और इन दोनों को अलग कर देती है। उसके बाद यहाँ पे ईविल आई किंता आते हैं। ईविल आई कहता है कि चलो लड़ते हैं, जल्दी जल्दी लड़ते हैं, बहुत मजा आएगा। उसके बाद ओकारुन कहते हैं कि आज हमारे लड़ने का दिन नहीं है। तभी मोमो ओकारुन को कहती है कि क्यों ना हम ईविल आई को भी अपने साथ बोले लड़ने के लिए, इससे हमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। बट ओकारुन बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसको मैंने प्रॉमिस करा था कि वो किसी और के साथ नहीं लड़ेगा, उसको परमिशन दे दी तो कोई गारंटी नहीं है कि वो हम पे हमला करेगा नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। मोमो को समझ नहीं आ रहा था क्या करेगी थी, उसकी दादी भी आज नहीं है यहाँ पे, कहीं गई हुई है। ईविल आई को भी ये लोग यूज़ नहीं कर सकते लड़ाई में, तो आगे ये लोग उस काइजू को हरा ही नहीं कहते जो शहर में घूम रहा है। ओकारुन भी अब ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। आए और मोमो ये सिर्फ लड़ने की हालत में, पर तभी हम उसकी दीवार चमकते हुए देखते हैं मोमो के घर की, जो नानो पार्टिकल से बनी हुई थी। गॉडजिला भी अब उसके घर की तरफ आ रहा था और जल्दी तहस नहस होने वाला था सब। ओकारुन उसके घर का एक क्यूब निकालता और कहते हैं कि हम इसका यूज़ करके उसको शायद हरा सकते हैं। कब इसका पूरा घर बताते हैं ये सब लोगों की, उसका पूरा घर नैनो पार्टिकल से बना हुआ था, तो हम इस घर के क्यूब्स को इमेजिन करके कुछ ऐसा बना सकते हैं जो कि उस चीज़ से लड़ने में हमारी मदद कर सके। अब ओकारुन उस चीज़ को बनाने की कोशिश करता है, बट उसकी इमेजिनेशन इतनी घटिया होती है कि वो नहीं कर पा रहा होता। साइंस सेक्शन में इसका मास्टरी नहीं है और ये सब लोग दबने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे किंता अगर बोलता है कि अगर ओकारुन नहीं कर सकता तो मैं करता, क्योंकि साइंस सेक्शन में मेरे ऊपर कोई भी नहीं है और मैं सबसे अच्छा साइंस टेक बना सकता हूँ। उसके बाद वो अपने इमेजिनेशन से एक बहुत खतरनाक घर को एक रोबोट में बदलने लगता है और इसको पूरा SPD इमरजेंसी का हेडक्वार्टर्स बना देता है। सबको अलग अलग कमरे मिल रखे होते हैं, सबके अलग अलग पैनल्स होते हैं यूज़ करने के और सब लोग अलग अलग चीज़ें कंट्रोल करने वाले थे। और अब ये पूरा एक रोबोट में बन जाते हैं, मतलब एक बड़े से स्टैचू में जो कि बुद्धा का होता है। मोमो कहती है कि मेरे को लगा था कि हमें कोई बड़ी चीज़ चाहिए तो मैंने बुद्धा के बारे में सोच लिया। तो किंता कहता है कि चलो कोई बात नहीं, हम इससे काम चला लेंगे। पर किंता कहते हैं कि एक सेकंड, लड़ाई करने से पहले इसका कुछ नाम रखना पड़ेगा। फिर एक अजीब सा नाम बोलते, मेरे को याद तो नहीं, बट ऐसा कुछ था, किंता साकोटो मोड 3 ऐसा कुछ करके था, जो कि बहुत कूल लग रहा था सुनने में। और अब इस ग्रेट बुद्धा नैनो पार्टिकल स्टैचू की मदद से इस मेगा गॉडजिला को हराने वाले थे। तो आपको क्या लगता है कि अगले एपिसोड में वो कैसी फाइट देखने को मिलेगी? तो अब रोबोट तो बन के तैयार था, बट इसको चलाना कैसे है? ईविल आई भी बैठा हुआ है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चलने वाला कैसे है। तो उसके बाद किंता बोलता है कि सब रुक जाओ, मैं देखता हूँ ये कैसे चलेगा। उसके बाद वो मैनुअल उठाता है और कहता है वाह भाई, इसमें तो बहुत ज़्यादा पावर है वगैरह वगैरह। सब समझ जाते हैं इससे कुछ नहीं होने वाला, हमें खुद कुछ करना पड़ेगा ना, काइजू ऐसी तैसी कर देगा। मोमो सबको कहती है तुम्हारे सामने जो भी फेवरेट बटन दिख रहा है उसको दबा दो। अब सब लोग कोई सा भी बटन दबा देते तो रोबोट टूटने लगता है। तो बेचारा ओकारुन तो हवा में ही उड़ जाता है, उसकी सीट इजेक्ट मार जाती है। किंता देखता है कि वो काइजून की तरफ आ रहा है, उसको एक लिवर दिखता है और लिवर जैसे आगे पीछे करता है तो रोबोट हिलने लगता है, बट बैलेंस ना होने के कारण और सीधा मुंह के बल गिरता है। अब किंता उसको उठाने की कोशिश करता है तो वो वहीं पर बैठ जाता है, हाथ एक ऊपर करके इस पोजीशन में। तभी वो काइजू वहाँ पर आता है और उसको एक जोरदार लात मारता है और इसकी वजह से मोमो का तो वही खुल जाता है, जो गाड़ियों में नहीं होता बैग, एयर बैग खुल जाता है और ओकारुन दूर जाके गिरता है। उसके बाद अपनी पूंछ से काइजू उस रोबोट को पकड़ के इसको धो रहा होता है, तो अच्छे से धून दिया होता है इसको।
और ओकारुन रिजेक्ट करके अभी भी गिर ही रहा था। उसका पैराशूट खुलता है और वो धरती के नीचे गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो रोबोट बुरी तरीके से कट रहा था। ओकारुन ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे और उसको मोमो की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। पर जैसे वो सब देख रहा था कि बहुत रोबोट पेट रहा है, तभी वहाँ पे ईविल आई निकलता है, फ्रीडम चिल्लाते हुए। तभी वो जो काइजू होता है उसके ऊपर पैर रख देता है। पर ईविल आई इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि वो काइजू के पैर को पकड़ता है और उल्टा फेंक देता है। उसके बाद वो काइजू के जो विंड होती है उसकी वजह से गिरने की वजह से जो बनी थी, ईविल आई उड़ के सीधा ओकारुन के पास आ जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या अब हम लड़ सकते हैं? ओकारुन बोलते हैं कि अबे बुद्धि चुप हो जा, बहुत मारूंगा तेरे को। जिसके आगे हम देखते हैं कि वो ईविल आई को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। सच भी कह रहा है जो वो बंदा है काइजू, वो भी रोबोट को बहुत धोने जा रहा है, मारे जा रहा है। ईविल आई देखता है कि कितना ज़्यादा शक्तिशाली है और ओकारुन भी सोच रहा होता है कि वो मोमो को कैसे बचाएगा। अब ईविल आई को जैसे ही पता चलता है काइजू शक्तिशाली, तो वो उससे लड़ने की बातें करने लगता है। ओकारुन को कुछ समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पर चल के आ रहा है और अब क्या होने वाला है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो रोबोट होता है वो अपना एक हाथ उठा लेता है। किंता को समझ में आ जाता है रोबोट कैसे चलता है, क्योंकि नैनो पार्टिकल से बना हुआ था। तो इनको बस इमेजिन करना है इसके मूव्स और ये रोबोट अपने हिसाब से चलने लगेगा। और किंता को अब सब समझ में आ जाता है कि रोबोट कैसे चलने वाला है। उसका रोबोट जैसे ही खड़ा होता है तो किंता भी एक बहुत सुपर रोबोट इमेजिन कर लेता है, जिसकी वजह से इनका जो टूटा फूटा रोबोट था वो एकदम SPD इमरजेंसी का हेडक्वार्टर वाला नहीं था, मेगाजॉर्ड वो बन जाता है। और किंता इस पर अच्छे से चला रहा था और अब वो काइजू से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। पर काइजू भी अभी भी कमज़ोर नहीं था, काइजू भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही है। वो काइजू के ऊपर हमला करने जाता है और ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग की फाइट याद आ रही मेरे पे देख के। उसके बाद ये अपनी अपनी स्पेशल मूव्स कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं। पर तभी वो काइजू जो होता है पूछ से उसको खींचता है अपनी तरफ। इसका किंता फ़ायदा उठाता है और मुक्का मार देता है उसके मुंह पर। ये सारा शो एंजॉय कर रहे थे ये दोनों बैठ के साइड में। तभी वो काइजू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लेज़र बीम मारता है। बट वो जो बंदा होता है रोबोट, वो अपने हाथों का यूज़ करके उस लेज़र बीम को डाइवर्ट कर देता है शहर की तरफ। उसके आगे हम देखते हैं कि काइजू उसका एक हाथ तोड़ देता है और अब वो जो ईविल है क्या ये जो रोबोट होता है वो अपना वही हाथ टूटा हुआ फेंकता है उसकी तरफ और वो गिर जाता है काइजू पड़ने के बाद। फिर नैनो पार्टिकल्स की मदद से वो अपना टूटा वाला हाथ वापस जोड़ लेता है और वो उसकी पीठ पकड़ के घुमा के उसको शहर की तरफ फेंक देता है। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि वो शहर की तरफ जाता है काइजू को मारने के लिए, उसको बहुत तेजी का मुक्का मारता है। काइजू और इनकी बहुत तगड़ी लड़ाई होने वाली तो एकदम हैंड टू हैंड टच हो गया था। पर तभी वो अपने हाथों से लेज़र बीम मारने वाला था काइजू इन लोगों पे। और किंता का अब हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है। बचपन में जब इसने एक बार रोबोट खरीदा था तब इसका सब में मजाक उड़ा रहे थे कि इतना बड़ा हो गया तब भी रोबोट से खेलता है, जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना। तो पर इसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको सिर्फ रोबोट से मतलब था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो रोबोट है वो टूटा पड़ा होता है और किंता बोलता है कि मैं हमेशा से इस चीज़ के लिए तैयार था, मैं जानता था एक दिन मैं रोबोट कंट्रोल करूँगा, इसलिए मैं रोबोट की मोशन सिकनेस के लिए बिल्कुल तैयार है। और उसको सब कुछ पता था कि क्या होने वाला है और उसको एक दिन पता था रोबोट चलाने में उसको बहुत मन था। उसके बाद वो अपना नैनो पार्टिकल से फिर से सूट छोड़ता है और जाता है उस काइजू को तरफ मारने के लिए और कूद के जाता है और उसको सीधा पटक के फेंक देता है एक दूसरी तरफ। फिर वो उसको ऊपर वापस जाता है मारने के लिए और उसको बहुत मारता है। ओकारुन और अब ईविल आई भी यहाँ पर पहुँच चुके थे। पर तभी वो देखता है कि वो गायब हो चुका है। पर इसका कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला था, क्योंकि किंता को पता था कि वो गायब होगा तो इंफ्रारेड की वजह से वो उसको देख सकता है और इन नैनो पार्टिकल से बना है पूरा रोबोट, तो वो अपनी मदद से कुछ भी बना देता है इमेजिनेशन से। पर वो कुछ इमेजिन कर पाता उससे पहले वो काइजू उस रोबोट को धोने लगता है और बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है, जिसकी वजह से इसका एयर बैग खुल जाता है। किंता उस रोबोट को रोकने के लिए बोलता है पर वो नहीं रुक रहा होता। काइजू उसको पीटे जा रहा होता, उसको मौका ही नहीं मिलता इंफ्रारेड बोलने का और देखने का कि काइजू कहाँ पर है। रोबोट की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। नीचे से ओकारुन और ईविल आई दोनों खड़े होकर ही सब देख रहे थे। ओकारुन उसको बोलता है कि रोबोट को छोड़ के यहाँ से भाग जाओ। पर जो इजेक्ट वाला बटन होता है बहुत ज़्यादा दूर होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा होता। पर तभी मोमो अपनी पावर्स का यूज़ करके उस काइजू को दूर फेंक देती है और आयरा भी अपने बालों को उसके चारों तरफ लपेट लेती है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि किंता अपनी पावर्स का यूज़ करता है और उस रोबोट को जोड़ने की कोशिश करता है। वो दोनों औरतें इसको बोलती कि अब बस कर जा, हमसे इतना मोशन सिकनेस हैंडल नहीं होगा, हम उल्टियाँ करने लगेंगे। तो किंता बोलते कि बस थोड़ी देर और उसे जोड़ नहीं रहा है। पर तभी मोमो अपनी पावर्स का यूज़ करती है और उस रोबोट को जोड़ने की कोशिश करती है और अपनी पावर से ही जोड़ देती है, क्योंकि अब उसको बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस हो रही थी और उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उसके बाद जब वो रोबोट जुड़ जाता है पूरी तरीके से मोमो की पावर से, तो आयरा अपने बालों का यूज़ करके उस काइजू को हवा में फेंक देती है और ओकारुन और ईविल आई दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं। मोमो, आयरा और अब किंता तीनों मिलकर उस बंदे को रूल चटा रहे होते हैं उस काइजू को और फाइनली वो उस काइजू को हरा ही देते हैं। पर तभी उस हराने के बाद डोमेन एक्सपेंशन खत्म हो जाते हैं, तो ये रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और सब लोग बीचों बीच शहर के इतना बड़ा रोबोट देख रहे होते हैं। मोमो को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, तो तभी वो अपने मन में नैनो पार्टिकल्स का डब्बे को इमेजिन करके ओकारुन उसको आइडिया देता है कि कुछ भी करके यहाँ से भागो। तो यूएफओ की खिचड़ी विचड़ी घर, यूएफओ रोबोट तीनों को मिलाकर चली जाती है और अपने घर पर पहुँच जाती है।
घर पर पहुंचने के बाद आयरा और मोमो का तो हालत ख़राब होता है मोशन सिकनेस की वजह से, बट किंता बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसको रोबोट चलाने का मौका मिला है। शहर के बीचों बीच काइजू और रोबोट का एक पार्ट वहीं रह गया था, इसलिए सब लोग उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी ओकारन वहाँ पे ईविल आई को ढूंढ रहा था कि क्यों उसकी मदद से काइजू को ले जाना चाहता था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब चल गया है और वो क्या करे। तभी वो ईविल आई को ढूंढता, बट ईविल आई यहाँ पर किसी टावर के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। ओकारन उसको बोलता है कि नीचे आओ चुपचाप, तो ईविल आई बोलता है कि तुम हमेशा मेरे को कुछ बोलते रहते हो, इधर आओ उधर आओ, मैं नहीं आ रहा कहीं पे। ओकारन बोलता है तुम्हें अभी अभी नीचे आ जाना चाहिए, तो ईविल आई कहता है मैं नहीं आ रहा यहाँ से। तभी ओकारन उसके लिए कोई गर्म चीज़ खाने के लिए लाता है जिसको खा के जीजी नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद ये दोनों उठाते हैं उस काइजू की बॉडी को और उसको ओकारन और जीजी मोमो के घर ले जा रहे होते हैं। वो जब जा रहे होते हैं तो काफ़ी सारे लोग उनके पीछे भी पड़े होते हैं, बट ये लोग उनको चकमा देके किसी तरीके से उस काइजू को बॉडी को छुपाते हुए ले आते हैं मोमो के घर पे। जब वो मोमो के घर पे पहुंच जाते हैं तो जीजी और वो दोनों बहुत शुक्रिया करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं कि फाइनली हम बच गए। तभी अंदर से आवाज़ आती है किंता की, जो कि बाहर आता है और कहता है कि तुम दोनों आ गए, तुम दोनों तो बिल्कुल यूज़लेस हो, पूरी लड़ाई मैंने अपने बलबूते पे जीती है। तो ओकारन कहता है तुमने तो वो रोबोट बनाकर उससे लड़के कमाल ही कर दिया। तो बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ, ये सब तो मेरे दाएं हाथ का खेल था। तो उससे आयरा और मोमो के बारे में पूछता है, तो वो बोलता है कि हाँ वो दोनों अंदर है, उनको मोशन सिकनेस की बीमारी है। उसके बाद वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम लोग इस दुनिया को काइजू से बचाते हो। तो ओकारन बोलता है कि नहीं, वो बॉल हमें चाहिए क्योंकि सारे लोग उससे अट्रैक्टेड है, तो मेरे को बॉल चाहिए क्योंकि बॉल मेरी है। तो उसके बाद बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा और किंता आकारा आपसे तुम्हारी टीम के साथ ही है। ओकारन बोलता है कि नहीं, हमें तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारी जान भी खतरे में आ जाएगी और अब फालतू की चीज़ें बकवास मत करो, जाओ यहाँ से। फिर किंता नहीं सुनता और बोलते कि आज के मैं भी तुम्हारी टीम का पार्ट बन गया हूँ। उसके बाद इस काइजू को बॉडी को देख के इनको कुछ अजीब सा लग रहा होता है और इस बॉडी के अंदर जैसे ही देखते तो इनको कुछ ह्यूमन जैसा दिखता है। तो ओकारन को लगता है कि इसने ज़रूर किसी इंसान को खा लिया और वो इंसान अब इसके पेट के अंदर है। तो किंता बोलता है उसको कि पेट के अंदर जाओ इसके, बट जीजी मना कर देता है कि मैं नहीं जा रहा इसके पेट के अंदर। तभी ओकारन बोलते हैं कि रुक जाओ मेरे को देखने दो, और तभी ओकारन उस चीज़ के अंदर अपना हाथ डाल देता है और एक जिप जैसी चीज़ मिलती है। और जैसे ही उस जिप को खोलता है तो काइजू की बॉडी चारों तरफ से खुल जाती है और उसके अंदर एक लड़की बैठी भी होती है। तभी अंदर से एक आवाज़ आती है, वो होती है मोमो की, जो कि नैनो पार्टिकल लेके आई होती है और कहती है कि मेरा घर ठीक करने में मेरी मदद कर दो। पर जैसे वो आग खोलती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि ओकारन उस नई लड़की को किस कर रहा होता है, जिसे देखकर मोमो का दिल टूट जाता है और उसका सारा इमोशन उस नैनो पार्टिकल में चला जाता है, जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। तो गाइज इसी के साथ डैन डैन का सीज़न 2, जिसके अंदर पूरे 12 एपिसोड्स थे, वो खत्म हो जाता है और अभी 12 के 12 एपिसोड्स को मैं एक साथ जोड़ के अपने चैनल पर डालूंगा, तो उसको आप देख सकते हो, बिंज वॉच कर सकते हो एक ही बार में पूरी सीरीज़। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन अनदर वीडियो, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको और अगली वीडियो किस बारे में चाहिए। और लोकिज्म भी मैंने शुरू कर दिया, उसकी भी वीडियो आ चुकी है और एक और आने वाली है।